हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 3 की हिंदी जनपदीय साहित्य लोक नाट्य विशेष। इस वीडियो के अंदर मैं आपको जितने भी क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपसे एक भी क्वेश्चन आंसर मिस ना हो जाए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम अपने सिलेबस को देखेंगे कि आखिर कौन सी यूनिट्स है हमारी जिनमें से हमारे क्वेश्चन आंसर को एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं अपनी फर्स्ट यूनिट। अब जो हमारी फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है वो है हमारा लोक नाट्य। इसके अंदर हम लोक नाट्य की अवधारणा, स्वरूप और इसके विकास के बारे में पढ़ेंगे। और जो हमारा सेकंड चैप्टर है फर्स्ट यूनिट का ही, उसके अंदर जो हमारे लोक नाट्य के अलग अलग जो रूप होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमारी रामलीला हो गई, रास लीला हो गई, मार्च हो गया, नौटंकी हो गई, इन सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा परिचय को पढ़ेंगे। सेकंड जो हमारी यूनिट है वो है हमारी सत्यवान सावित्री सांग पंडित लखीमचंद के द्वारा जो लिखी गई है। पूरा हमारा ये भी एक लोक नाट्य है, वो हम इसके अंदर देखेंगे। थर्ड यूनिट जो है हमारी, उसका फोर्थ चैप्टर है विदेशिया, जो हमारा बिहार का एक लोक नाट्य है, जो किसके द्वारा लिखा गया है, भिखारी ठाकुर के द्वारा ये लिखा गया है हमारा विदेशिया। अब जो हमारी जो फोर्थ जो यूनिट है उसके अंदर हम देखेंगे राजयोगी भर्तृहरि मालवी माच, सिद्धेश्वरी सेन के द्वारा मालवी माच जो उज्जैन का प्रसिद्ध लोक नाट्य है उसके बारे में हम देखेंगे। तो यही हमारा पूरा सिलेबस है। इसी के अंदर से हमारे सारे जितने भी क्वेश्चन आंसर आएंगे वो इन्हीं चैप्टर में से बनकर आएंगे। तो चलिए एक एक करके हम सारे ही क्वेश्चन आंसर को समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोक नाट्य से क्या अभिप्राय है? लोक नाट्य के उद्भव और विकास के इतिहास को बताइए और साथ ही किसी एक लोक नाट्य का परिचय दीजिए। इसके अंदर हमें सबसे पहले लोक नाट्य के अर्थ को बताना है, उसका मतलब क्या होता है। फिर उसके अंदर हमें उसके डेवलपमेंट के बारे में बात करनी है कि आखिर उसका उद्भव और विकास किस तरीके से हुआ है। फिर हमें इसके अंदर काफी सारे लोक नाट्य होते हैं, उनमें से किसी एक ही का हमें यहाँ पर परिचय देना है। तो इससे हमें ये समझ में आता है एग्जाम के अंदर अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहले आपको उस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। ये नहीं डायरेक्ट आपने लोक नाट्य देखा और लोक नाट्य के बारे में सब कुछ लिख दिया। पहले आपको क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है कि आखिर क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या क्या पूछा गया है। यानी इस क्वेश्चन के अंदर हमसे 3 बातें पूछी गई हैं, पहले अर्थ, उसका उद्भव और विकास, और किसी एक लोक नाट्य के बारे में हमें बताना है। तो उन तीनों के ही आपको अलग अलग पॉइंट करके लिखने होंगे और उसके बारे में हमें डिस्कस करना होगा। किसी भी क्वेश्चन के आंसर को लिखते समय सबसे पहले उसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन देना होता है। तो परिचय में हमें यही बताया गया है कि जो हमारा लोक नाट्य है वो हमारा आधुनिक समय का लोक नाट्य नहीं है, आज ही उसका उद्भव नहीं हुआ है। उसका जो स्थान है वो बहुत ही प्राचीन समय से चलता आ रहा है। जो भी समाज की स्थिति होती है, लोगों की जो परंपराएं हैं, भाषा है, संस्कृति है, उन सारी चीजों को दर्शाने का काम लोक नाट्य करता है। यानी लोगों के द्वारा एक नाट्य रूप में, यानी मंच के माध्यम से लोगों को वो दिखाया जाता है और वहाँ की संस्कृति, भाषा, परंपरा के बारे में उसका जन प्रसारण किया जाता है। एक एक लोगों को पता चलता है कि आखिर इस जगह की संस्कृति क्या है, वहाँ की परंपराएं क्या हैं, क्या क्या रीति रिवाज हैं। ये सारी चीजें किसके माध्यम से पता चलती हैं? लोक नाट्य से। पुराने समय में तो लोक नाट्य, नुक्कड़ नाटक हो गया, रंगमंच हो गया, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा फेमस थी क्योंकि उस समय में टेलीविजन, इंटरनेट, ये सारी चीजें नहीं हुआ करती थी। लेकिन आज के समय में हमारा फोन हो गया, इंटरनेट हो गया, टेलीविजन हो गया, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हो गई हैं। इसीलिए जो नुक्कड़ नाटक हो गए या लोक नाट्य हो गए ये बहुत कम देखे जाते हैं। वरना पहले क्या हुआ करता था कि हमेशा हर उत्सव पर किसी ना किसी दिन एक मंच लगाया जाता था किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में, यानी गांव वगैरह में, और वहाँ पर जो एक मंडली होती है वहाँ पर बोली जाने वाली भाषा का प्रयोग करते हुए वहाँ पर एक नाट्य प्रस्तुत करते थे जो उस समाज को दर्शाता है, वहाँ की संस्कृति को दर्शाता है। वही हमारा लोक नाट्य कहलाता है। उसकी जो विषय वस्तु रहती है वो लोगों से ही संबंधित होती है। जीवन के अंदर जो भी घटनाएं होती हैं उन्हीं घटनाओं को लोक नाट्य दिखाता है। आगे हमारा ये बताया गया है कि जो हमारा लोक नाट्य शब्द है वो 2 शब्द से मिलकर बना है, लोक प्लस नाटक। ठीक है, जो हमारा नाट्य है वो तो हमारा प्राचीन समय से चलता ही आ रहा है, लेकिन जब जन समूह और लोगों के द्वारा जो अपनाई गई एक कृति है उसको जब प्रस्तुत किया गया नाटक के रूप में, उसको हम क्या कहते हैं? लोक नाट्य कहते हैं। यानी जो लोगों से संबंधित जो भी घटनाएं थी, उनकी परंपराएं, उनकी संस्कृति को जब एक जन समूह के द्वारा एक नाटक के रूप में जब
उसको प्रदर्शित किया गया, उसको दिखाया गया, तब वो हमारा लोक नाट्य कहलाया। अब इसका अभिप्राय क्या होता है आपको इस तरीके से एक बॉक्स में बताया गया है। जो हमारा लोक साहित्य है उसके अंदर हमारा लोक नाट्य सबसे, आप कह सकते हो, प्रसिद्ध विधा मानी जाती है। लोक साहित्य यानी लोगों से संबंधित जो भी साहित्य लिखे जाते हैं उसके अंदर सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध या आम जनता जो है सबसे ज्यादा लोक नाट्य को ही पसंद करती है, क्योंकि इसका सीधा लोगों के जीवन से संबंध होता है, क्योंकि वो हमारे आम लोगों के जीवन से बहुत ही गहरी तरीके से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए हम अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं लोक नाट्य से, इसलिए वो हमें पसंद आता है। लोक नाट्य का अभिप्राय सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखने के लिए स्थानीय भाषा, रंगमंच और नृत्य तथा गायन शैली के संरक्षण और प्रदर्शन के जरिए सामाजिक जुड़ाव को बढ़ावा और सांस्कृतिक विविधता जीवित रखने के लिए, यानी कि जो हमारी स्थानीय जो भाषा होती है, कि जैसे हम सभी जानते हैं हर एक जगह की जो भाषा होती है, वहाँ की जो संस्कृति होती है, रीति रिवाज होते हैं, सभी के अलग अलग होते हैं। उन सारी ही विरासत को बचाए रखने के लिए क्या करते हैं लोक नाट्य, वो मंच पर या नृत्य कर या गायन शैली, गायन यानी उसको गा कर उस शैली में प्रदर्शन करती है, उसको दिखाती है और लोगों को, ताकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो बढ़ती रहे, कोई भी अपनी संस्कृति, अपनी भाषा को ना भूल पाए। तो ये इसका आप कह सकते हो एक महत्वपूर्ण काम होता है कि जो सांस्कृतिक विरासत है उसको बचाए रखना। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो डॉक्टर श्याम परमार के अनुसार क्या कहा गया है, लोक नाट्य से तात्पर्य है नाटक के रूप से है, क्योंकि लोक नाट्य भी एक नाटक के रूप में ही दिखाया जाता है। इसके अंदर अलग अलग पात्र होते हैं, जो भी लोगों की संस्कृति है, विरासत है, जो भी समाज के अंदर घटनाएं घटित होती हैं, उन सारी चीजों को एक नाटक के रूप में दिखाया जाता है, जिसका संबंध शिक्षित समाज से भिन्न सर्वसाधारण के जीवन से और जो परंपरा से अपने अपने क्षेत्र के जन समुदाय के मनोरंजन का साधन रहा है। यानी जो लोक नाट्य के अंदर बहुत ही शिक्षित समाज के बारे में ज्यादातर नहीं दिखाया जाता, उसके अंदर जो साधारण जो जीवन होता है, जो आम मिडिल क्लास लोगों की जो फैमिली होती है, उनकी जीवन में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, उनकी भाषा शैली वगैरह जो कुछ भी है, उनसे रिलेटेड उसी परंपरा को लोक नाट्य के रूप में यानी नाटक के रूप में लोगों के जीवन को दिखाया जाता है, वही हमारा क्या कहलाता है, लोक नाट्य कहलाता है। तो एक ये हमारा मनोरंजन का भी साधन बन जाता है। डॉक्टर श्री राम शर्मा के अनुसार क्या कहा गया है, लोक नाट्य वह है जो लोक स्वभाव से उत्पन्न होकर लोक चित्त में रमता हुआ लोक धर्म के निर्वाह के साथ लोक सिद्धि को प्राप्त करता है। ठीक है, इन दोनों के द्वारा ये लोक नाट्य की डेफिनेशन दी गई है। तो हमें इतना तो समझ में आ गया कि लोक नाट्य आखिर होता क्या है। एक लाइन में अगर बात कहें तो लोगों से संबंधित जो भी घटनाएं हैं, उनकी परंपराओं को जो नाट्य रूप में प्रदर्शित किया जाता है, वही हमारा लोक नाट्य कहलाता है। लोक नाट्य के उद्भव की बात करें तो उसके अंदर हमारे लोगों के द्वारा जो भी निर्मित की गई जो अलग अलग विधा थी, उसमें उनकी अभिव्यक्ति की गई है, यानी उस चीज को बताया गया है दर्शाने के लिए आदि काल के समय से ही आदि मानव द्वारा जंगल में बंदर जानवरों के साथ नृत्य तथा अन्य मनोरंजक गतिविधियों के परिणाम के आधार पर माना जा सकता है कि उद्भव में सबसे पहले आदि काल के समय से ही जो भी जंगल के अंदर जानवर वगैरह हुआ करते थे, उनके साथ में मिलकर मनोरंजन किया जाता था, यानी एक एक्टिविटी की जाती थी और लोगों को दिखाया जाता था ताकि लोगों को मजा आए वो सारी चीजें देखने में। जैसे आपने बचपन में भी बंदर वगैरह का खेल देखे होंगे, या कोई एक लड़की होगी पूरे सिर पे बहुत सारे जो घड़े लेकर बैलेंस बना रही होगी, एक पतली सी रस्सी पे चल रही होगी। इस तरीके से मनोरंजन के लिए अलग अलग जो विधाएं हैं वो आती रहती है। यानी इसका जो उद्भव है वो अभी नहीं हुआ है, बल्कि बहुत ही पुराने समय से वो चलता आ रहा है। यानी आदि काल से ही हम देखते आ रहे हैं कि जंगलों के समय से ही जो लोग हैं जानवरों के साथ मिलकर नृत्य करा करते थे और मनोरंजन किया करते थे। तो इसकी जो परंपरा है बहुत ही प्राचीन समय से ही चलती आ रही है। लोक नाट्य का जन्म लोगों द्वारा उत्पन्न किया गया है, यानी कि लोगों ने खुद ही इस नाट्य कला को जन्म दिया है। इसमें स्थानीय संस्कृति, रहन सहन और जीवन शैली का प्रतिबिंब होता है, यानी ये सारी चीजें साफ रूप से इसके अंदर दिखती हैं। लोगों का जो रहन सहन का तरीका है, उनकी जीवन शैली, किस तरीके से वो पहनते हैं, ओढ़ते हैं, उनकी भाषा क्या है, उनकी संस्कृति क्या है, ये सारी चीजें हमें लोक नाट्य के अंदर देखने को मिलती हैं, उसका प्रतिबिंब होती हैं। उसके विकास की बात करें तो लोक नाट्य की परंपरा ग्रामीण रंगमंच की पहचान है। ग्रामीण यानी गांव वगैरह में जो रंगमंच जिस तरीके से दिखाया जाता था, उसी की एक परंपरा है हमारी लोक नाट्य। लोक नाट्य के अंदर लोगों से संबंधित जो घटनाएं घटित होती है, उनकी परंपराओं को दिखाया जाता है, वो हमारा लोक नाट्य कहलाता है। लोक नृत्य, लोक संगीत, लोक संवाद को मिला जुला कर हमारा बनाया गया है लोक नाट्य। ये लोक जीवन में पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से प्रसारित होता है। जो हमारा लोक नाट्य है वो अलग अलग पीढ़ी दर पीढ़ी में क्या है, मौखिक रूप से प्रसारित होता है, इसको बोलकर आगे से आगे बढ़ाया जाता रहा है शुरू से ही, जो आज तक चलता आ रहा है। लेकिन आज के समय में ये हमें बहुत ही कम देखने
देखने को मिलता है। यह अत्यंत प्राचीन परंपरा का एक रूप है, निरंतर आगे बढ़ रहा है। ये बहुत ही प्राचीन समय से जो परंपरा है वो चलती आ रही है। हाँ भी हमने देखा था आदि काल से ही इस विधा का जो है आरंभ हो चुका था, यानी उसकी स्टार्टिंग शुरू से ही हो चुकी है, बहुत ही पुरानी है और वो आज भी जो है आगे लगातार बढ़ ही रही है। यानी वो बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है, लेकिन धीमी पड़ गई है, क्योंकि आज जो इंटरनेट वगैरह है, टेलीविजन है, इन सब ने जो है अपना आप कह सकते हो ज्यादा अपने पैरों को पसार लिया है। लेकिन जो लोक नाट्य की जो विधा है वो थोड़ी सीमित हो गई। ग्रामीण जगहों में हम देख सकते हैं कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल जाएगा, लेकिन शहरों वगैरह में तो हमें बिल्कुल भी देखने को ये सारी चीजें नहीं मिलती हैं। अब यहाँ पर हमने एक लोक नाट्य लिया है जो हमारा राजस्थान का एक लोक नाट्य है भांड, उसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। कई सारे लोक नाट्य है, हमारे बिहार का अलग लोक नाट्य है, उज्जैन का अलग है, हमारा बंगाल का अलग है। तो हमने यहाँ पर राजस्थान का एक लोक नाट्य लिया है भांड। भांड कई सारे लोगों की मंडली है। राजस्थान में बहुत ही पुराने समय में जब राजा महाराजाओं का समय हुआ करता था, उस समय से ये जो परंपरा है वो चली आ रही है राजस्थान के अंदर। उस समय में जो भांड मंडली होती थी वो बहुत ज्यादा लोकप्रिय मानी जाती थी। वहाँ के लोग उन्हें बहुत पसंद किया करते थे और साथ ही साथ जो वहाँ का राजा हुआ करता था और वहाँ के जो सामंत हुआ करते थे, बड़े बड़े जमीनों के जो जमींदार हुआ करते थे, वो सारे ही लोग भांड मंडली को संरक्षण देते थे, साथ ही साथ उनका प्रोत्साहन भी किया करते थे, उनको बढ़ावा दिया करते थे भांड मंडली को। ये एक लोक नाट्य दिखाने वाली एक मंडली है। इसके अंदर कई सारे लोग होंगे, अलग अलग कैरेक्टर को निभाते होंगे, अलग अलग पात्र होते होंगे, जो अलग अलग जगहों पर जाकर कई सारी जो है लोक नाट्य को प्रदर्शित करते होंगे, लोगों को दिखाते होंगे। जैसे राजस्थान के अंदर कई सारे शहर हैं, जयपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़ तथा उदयपुर में आज भी जो ये मंडलियां हैं मौजूद हैं। आज भी अगर आप इन शहरों में जाओगे तो वहाँ पर आपको ये मंडलियां जो है भांड मंडली वो देखने को मिल जाएंगी। लेकिन आज के समय में जैसे मैंने आपको बताया ये बहुत ही सीमित हो चुका है। पहले हर जगह हर दिन कहीं ना कहीं जो है लोक नाट्य जो है वो दिखाया जाता था, लेकिन आज जो टेलीविजन वगैरह आ गए, इसीलिए बड़े बड़े जो शादी ब्याह वगैरह होते हैं वहाँ पर इन मंडलियों को बुलाया जाता है, जो बहुत ही अमीर होते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये एक मनोरंजन का साधन बन गई है। और आज के समय में भी इतने ज्यादा मनोरंजन के साधन है अलग अलग, जैसे हमारा टीवी, फोन वगैरह, इतनी सारी चीजें हैं मनोरंजन की, लेकिन आज तक जो हमारा लोक नाट्य की तुलना करने वाला कोई नहीं आया। उनका जो मनोरंजन का तरीका है वो बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि उसके अंदर हमें मनोरंजन के साथ साथ कई सारी संदेश भी मिलते हैं, अपनी संस्कृति को जानने को मिलता है, अपनी भाषा को जानने को मिलता है। ये सारी चीजें लोक नाट्य से हमें सीखने को मिलती हैं, क्योंकि हर राज्य की अलग एक लोक नाट्य होती है, उसका अलग ही एक रूप होता है। जो हमारा राजस्थान का भांड कहलाता है, गुजरात में भवई हो गया, और हमारा बंगाल के अंदर जात्रा होता है, बिहार के अंदर विदेशिया होता है, जो अभी हम पढ़ने भी वाले हैं आगे क्वेश्चन में। तो इस तरीके से अगर हम निष्कर्ष की बात करें, जो हमारा लोक नाट्य है वो भारत की संस्कृति का एक अनमोल हिस्सा है, क्योंकि भारत की संस्कृति, उसकी विरासत को, अलग अलग राज्यों की विरासत को बचाए रखने का जो काम है लोक नाट्य ही कर रहा है। वो लोगों को दिखाता है कि आपकी क्या संस्कृति है, आपके समाज में कौन कौन सी पुरानी कथाएं हैं, कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं। इससे क्या होता है, लोगों को अपनी संस्कृति के बारे में जानने को मिलता है, क्योंकि आज जो है हम मॉडर्न होते जा रहे हैं और अपनी संस्कृति जो है हमारी भारतीय संस्कृति उसको भूलते जा रहे हैं। अगर लोक नाट्य भी पूरी तरीके से खत्म हो गया, ऐसा हो सकता है आगे आने वाले समय में सभी लोग अपनी संस्कृति को भूल जाएं और बिल्कुल जो है मॉडर्न हो जाए। इसीलिए लोक नाट्य हमारे समाज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लोगों को ये दिखाया जाए ज्यादा से ज्यादा, ताकि लोग जो है अपनी संस्कृति को जान पाए, समझ पाए कि हमारी संस्कृति क्या है। आज भी नृत्य, संगीत और अभिनय के माध्यम से समाज की कहानियां सुनाते हैं। आज भी कई जगहों पर देखा जाता है कि नृत्य के रूप में डांस कर कर या गा कर, संगीत के रूप में या कोई भी एक नाटक कर कर, अभिनय कर कर जो है लोक नाट्य को दिखाया जाता है, सुनाया जाता है कहानी के रूप में, ताकि लोगों को अपनी संस्कृति के बारे में, अपनी रीति रिवाजों के बारे में पता चल सके। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय समाज में प्रचलित नाट्य रूपों और शैलियों में विविधता का संक्षेप में विवेचन कीजिए। अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोक नाट्य होते हैं और उनको प्रदर्शित करने का अलग ही तरीका होता है। उस तरीके को ही हम शैली कहते हैं, यानी अलग अलग नाट्य को किस तरीके से अलग शैली में दर्शाया जाता है, उन शैलियों के बारे में इस क्वेश्चन के अंदर हमें डिस्कस करना है। तो परिचय के अंदर यहाँ पर आप इंट्रोडक्शन में लोक नाट्य के बारे में भी इंट्रोडक्शन दे सकते हो कि आखिर हमारा लोक नाट्य होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है। जैसे हम सभी जानते हैं लोक नाट्य के अंदर वही कथा, वही घटना होती है जो हमारे आम लोगों से जुड़ी हुई जो घटनाएं होती हैं, और उन्हीं घटनाओं को वो बाकी और लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करती है। वही हमारा लोक नाट्य होता है। उसी के अंदर हमारी पौराणिक संस्कृति है, हमारी भाषा है, वो सारी चीजें जो है लोक नाट्य के अंदर आती हैं। इसके अलग अलग अभिनय, रूप, शैली आदि की जो विविधताएं अलग अलग राज्यों में हमें देखने को मिलती है। लोक साहित्य की जो स्थिति है दिन प्रतिदिन वो
वो बढ़ती जा रही है। क्योंकि अगर इस तरीके से लोगों को अपनी संस्कृति, अपनी भाषा के बारे में पता चलेगा, पुराने समय में किस तरीके से लोग रहा करते थे, क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी समाज के अंदर, उन सारी चीजों के बारे में पता चलेगा, तो इससे क्या होगा, लोगों को अपनी संस्कृति के बारे में पता चल पाएगा। इसीलिए हमारे समाज के अंदर जो अलग अलग लोक नाट्य और उसको प्रस्तुत करने के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग शैलियां हैं, और वो कौन कौन सी शैलियां हैं उसको हम देखते हैं। कुछ यहाँ पर नाट्य रूप है और उसको किस तरीके से दर्शाया जाता है वो हम देखेंगे। जैसे सबसे पहले यहाँ पर हमें रामलीला बता रखा है। इसके अंदर राम से संबंधित जो कथा वगैरह है उनको किस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, दर्शाया जाता है जनता के सामने, वो हम देखेंगे। फिर रासलीला, फिर माच, फिर नौटंकी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम रामलीला को देखते हैं। सभी जानते हैं कि भारत के अंदर सबसे प्रसिद्ध जो हमारा नाट्य रूप होगा वो हमारा रामलीला का होगा, क्योंकि हम सभी ने रामलीला कहीं ना कहीं, कभी ना कभी इसको देखी होगी या उसको सुना होगा अलग अलग तरीके के रूप में। हर राज्य के अंदर आप देखोगे किसी भी नाट्य को अलग तरीके से दिखाया जाता है। कहीं पर इसको झांकी के रूप में निकाल कर दिखाया जाता है, कहीं पर पूरा एक मंच पर काफी सारे अलग अलग कैरेक्टर होते हैं, पात्र होते हैं, जिनको अलग अलग अभिनय करना होता है और उनको उस तरीके से राम जी से संबंधित जो विषय है उसके बारे में बताना होता है। तो रामलीला जो है बहुत ही प्रसिद्ध नाट्य रूप माना जाता है लोक नाट्य के अंदर। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी जो भगवान श्री राम है उनकी जो आस्था है उनके प्रति वो बहुत ज्यादा सहज देखने को हमें मिलती है। तो उसका जो प्रस्तुतिकरण यानी जो उसकी शैली है, उसको दर्शाने का जो तरीका है वो अलग तरीके का होता है। कई जगहों पर आप देखोगे झांकी जिस तरीके से निकाली जाती है, गाकर बताया जाता है कि अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, और कई जगह पर मंच के ऊपर सभी लोग एक्ट कर रहे होते हैं, यानी वो नाटक के रूप में भी इसको दिखाया जाता है। तो इस तरीके से जो हमारा रामलीला का प्रस्तुत करने का जो तरीका है वो कई जगहों पर अलग अलग रूप में देखने को हमें मिलता है, जिसके अंदर हमारे अलग अलग पात्र होते हैं। जैसे रामलीला के अंदर कौन कौन से पात्र हमें देखने को मिलेंगे, जो हमारे श्री राम जी हैं वो हमें देखने को मिलेंगे, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न, एवं जो माता सीता है वो, हनुमान जी हो गए, रावण। तो इन सब के पात्र हमें देखने को मिलते हैं। और जिसको जो कैरेक्टर दिया जाता है, अगर कोई व्यक्ति राम बन रहा है तो राम जी की जिस तरीके की वेशभूषा होती है, जिस तरीके से वो वस्त्र पहना करते थे, उनको उसी तरीके से वस्त्र पहनाए जाते हैं। हनुमान जी हैं, उनके वस्त्र वो जिस तरीके से दिखा करते थे और उस व्यक्ति को उसी तरीके से बनाया जाता है। तो साज सज्जा के अंदर हमारा वही आएगा। उनके जो वस्त्र होते हैं, उनका जो आभूषण होते हैं वो बिल्कुल देव्य पात्रों की तरह होती हैं। देव्य पात्र यानी जिस तरीके से भगवान दिखते थे उसी तरीके से उन पात्रों को दिखाया जाता है। उन्हीं तरीके से वस्त्र पहनाए जाते हैं उन्हें, और चंदन का लेप लगाया जाता है। जो स्त्री होती है उनकी माथे पर चमकदार बिंदियां लगाई जाती हैं। आप इसके अंदर देख सकते हो, जैसे माता सीता को यहाँ पे चमकदार बिंदियां लगाई गई हैं, चंदन का लेप लगाया गया है, और जो आभूषण ज्वेलरी वगैरह भी जो पहनते हैं उसी टाइप की पहनते हैं। इस तरीके से नहीं पहनते जैसे आज के समय में पहनते हैं। भगवान जिस तरीके के आभूषण वगैरह को पहना करते थे उसी तरीके से इन पात्रों को भी पहनाया जाता है, ताकि वो उसकी तरह लगे। जब वो दिखाए लोगों को, जो भी एक्ट वो कर रहे हैं, लोग कनेक्ट कर पाए अपने आप को और उनको लगे कि हाँ ये बिल्कुल रियल है। इसीलिए जो वेशभूषा है, आभूषण है, इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है जब कोई भी लोक नाट्य को दिखाया जाता है। श्री राम, लक्ष्मण आदि को पीताम्बर और कुर्ते में दिखाया जाता है। उसी तरीके से जो माता सीता होती है उनको साड़ी में दिखाया जाता है, और जो रावण होता है जिस तरीके के रावण के वस्त्र होते हैं, वेशभूषा होती है, उस तरीके से तैयार किया जाता है। तो हर किसी को जो पात्र मिला है उसी के अकॉर्डिंग वो लोग तैयार होते हैं। और जितने भी ऋषि मुनि वगैरह होते हैं उनको कोई भी आभूषण नहीं पहनाए जाते, क्योंकि वो सादा जीवन जीते हैं, इसलिए उनको सादे कपड़े वगैरह पहनाए जाते हैं। जो रामलीला है उसको प्रस्तुत करने का कई सारे अलग अलग तरीके होते हैं, वो तरीके हमने देखे। अब जो पात्र है हमारे, उनको भी उस तरीके से तैयार किया जाता है ताकि वो बिल्कुल रियल लगे, कहीं से भी वो झूठ ना लगे। संगीत प्रदर्शन में क्या आएगा हमारा, ये कई जगहों पर देखा जाता है कि रामलीला को गायन तरीके से, यानी इसको गा कर विधा में दिखाया जाता है। अलग अलग यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जैसे हारमोनियम हो गया, ढोल हो गया, मंजीरे हो गए, बांसुरी हो गई। इन सारी चीजों का प्रयोग करते हुए भी रामलीला को दिखाया जाता है। पूरी बात होगी हमारी रामलीला की, जिसके अंदर राम जी से संबंधित जो विषय हैं वो सारी चीजें दिखाई जाती हैं। जैसे 14 साल का जो वनवास है, वापस लौट रहे हैं, वो एक छोटा सा पार्ट दिखा दिया एक्ट में। भरत राम का प्रेम है वो दिखा दिया, राम लक्ष्मण का जो प्रेम है वो दिखा दिया। ये सारी चीजें जो है रामलीला के अंदर दिखाई जाती हैं। और जो हमारी रास लीला है, इसके अंदर जो श्री कृष्ण जी हैं उनसे संबंधित जो लीलाएं हैं वो दिखाई जाती हैं। जो हमारी रास लीला है उसकी उत्पत्ति और विकास कहाँ से हुआ है, जैसे हम सभी जानते हैं श्री कृष्ण से संबंधित जो विषय हैं वो सबसे ज्यादा सूरदास जी ने लिखे हैं। सूरदास जी हिंदी कवि रहे हमारे, बहुत ही प्रसिद्ध, क्योंकि इन्होंने श्री कृष्ण से संबंधित जितने भी लीलाएं रही हैं वो सब बहुत ही अच्छे से अपने पदों के अंदर लिखे हैं। सूरदास के समय कृष्ण और राधा गोपियों के चरित्र के अभिनय को रास लीला
दिया गया, यानी कृष्ण किस तरीके से गोपियों से हंसी मजाक किया करते थे और वो राधा से किस तरीके से प्रेम किया करते थे, ये सारी चीजें सूरदास जी ने अपने पदों के अंदर बताई और उसी को लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है 15वीं और 16वीं शताब्दी के अंदर। ब्रज भूमि में रास की परंपरा जो है सूरदास, नंददास, ब्रजवासी दास ने और भक्तों ने रास लीला को आगे बढ़ाया है। कई सारे जो मंडलियां हैं उनका समूह होता है अलग अलग लोगों का और वो रास लीलाओं को दिखाया करती है। प्राचीन यानी बहुत पुराने समय में अगर जाओगे उस समय में चाहे हमारी रास लीला हो गई, राम लीला हो गई, वो बहुत जगहों पे देखने को मिलती थी। आज के समय में ये कम होती जा रही है लेकिन उस समय में ये काफी ज्यादा देखने को मिलती थी। मथुरा, वृंदावन में रास लीला का जो प्रदर्शन है वो घूम घूम कर दूर दूर तक किया जाता था और मंदिर हो गए या त्योहार वगैरह आते हैं उस समय में ये मंडलियां होती हैं वो क्या करा करती थी, श्री कृष्ण से संबंधित जो भी लीलाएं होती हैं वो उस चीज को लोगों के सामने दिखाया करती थी, प्रदर्शन किया करती थी। उसको ही हम रास लीला के नाम से जानते हैं। श्री कृष्ण, राधा रानी, गोपियां सारे ही पात्र जो है उन्हीं मंडली में से एक कोई जो है वो बनता था। उस समय में लड़कियों को ऐसी जगहों पे काम करना सही नहीं माना जाता था, इसलिए लड़के ही लड़कियों की वेशभूषा पहनते थे, उनकी तरह तैयार हुआ करते थे और वही राधा बन जाया करते थे और कुछ वहाँ की गोपियां बन जाया करती थी। उन्हीं में से कोई एक जो है वो श्री कृष्ण बन जाया करता था और उनकी भी वेशभूषा उसी तरीके से रखी जाती थी जैसे अभी हमने रामलीला में पढ़ा था। विषय होता था हमारा रासलीला के अंदर वो क्या विषय चुनते थे, जैसे कृष्ण जी का नटखटपन हो गया या गोपियों के साथ जो हंसी ठिठोली होती है, राधा का स्वरूप दिखाया जाता था, राधा और कृष्ण का जो प्रेम है इतना गहरा उस चीज को दिखाया जाता था रासलीला को प्रस्तुत करते हुए अलग अलग नाट्य के रूप में अलग अलग जगहों पर। तो वो उस समय की बात हो रही है। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है हमारा माच। उज्जैन नगर जो मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा शहर है उसके अंदर इसका आप कह सकते हो उद्भव हुआ था। इसको गायन शैली में नाट्य प्रदर्शन का तरीका माना जाता है। इसके अंदर जो धार्मिक कथाएं हो गई, पौराणिक कथाएं हो गई या प्रेम खयान यानी प्रेम से संबंधित जो कहानियां हो गई, शौर्य कथाएं हो गई यानी जो विजय की कहानियां होती हैं, योद्धा की कहानियां जो होती हैं, उनसे संबंधित जो भी कथा वगैरह होती हैं वो हमारी माच के अंदर आती है। राजाओं से संबंधित कि राजाओं ने कितने राज्यों पर विजय प्राप्त करी, कब लड़ाई लड़ी, धार्मिक कथाओं से संबंधित जो कथाएं होती है हमारी वो सारी विषय माच के अंदर आते हैं जो उज्जैन में काफी ज्यादा प्रसिद्ध माना जाता है। ये एक लोक नाट्य है हमारा। माच के प्रदर्शन में सामाजिक विषय चुने जाते हैं, परंपराओं के पहलुओं को शामिल किया जाता है। मनोरंजन तक सीमित नहीं है हमारा माच केवल, इसके अंदर बल्कि हमारा संदेश भी मिलता है। जब कभी भी आप कोई माच देखोगे अपनी लाइफ के अंदर या किसी ने देखा होगा, अगर कोई मध्य प्रदेश से हो या उज्जैन से हो तो उनको पता होगा कि वहाँ पर ये पुरानी समय से ही चलता आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ इसको देखने से मनोरंजन ही नहीं मिलता है बल्कि कोई भी एक माच में अलग एक संदेश दिया जाता है हर एक लोक नाट्य के अंदर, ताकि लोगों के पास कोई ना कोई संदेश पहुंचे। एक उसका उद्देश्य होता है, एक मोटिव होता है। अगर कोई मूवी देखते हो उसके अंदर भी कोई ना कोई मैसेज जरूर होता है। उसी तरीके से अगर कोई भी माच देखा जाता है तो उसके अंदर भी कोई ना कोई मैसेज या कोई उसका उद्देश्य जरूर होता है जो लोगों को समझ में आता है एंड में जाकर। माच के अंतर्गत पशु पक्षियों को पात्रों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है क्योंकि इसके अंदर मनुष्य भी होते हैं, साथ ही साथ जो जानवर वगैरह होते हैं अगर उनका भी कोई कैरेक्टर है तो उसके भी पात्र को चुना जाता है। पशु पक्षी का रोल जो है वो इंसान ही निभाते हैं, वो बन जाते हैं मुकुट वगैरह लगाकर। संवाद अर्थात बोलचाल की जो भाषा का प्रयोग किया जाता है और गीतों के माध्यम से इस पूरे माच को प्रकट किया जाता है और छंदों के माध्यम से भी। तो इस तरीके से हमारा हो गया माच जो उज्जैन में काफी ज्यादा फेमस है। अगर हम बात करें नौटंकी तो नौटंकी हमारा काफी फेमस है। उत्तर प्रदेश के दो शहरों में कानपुर और हाथरस। नौटंकी के अंदर अलग अलग घटनाएं और कहानियों को दिखाया जाता है, नृत्य कर कर, डांस कर कर, गायन यानी गा कर, उसका अभिनय कर कर, पूरा एक एक्ट को प्ले कर कर, तो अलग अलग किस्से सुनाए जाते हैं, लोगों को दिखाया जाता है कि हमारे समाज में इस तरीके की परंपरा थी, वो चली आ रही थी, इस तरीके से लोग रहा करते थे, आपस में संवाद होता है, बोलते हैं आपस में। यही जो हमारा नौटंकी कहलाता है। आपस में सभी लोग अपना अपना रोल निभाते हैं और आपस में बातचीत करते हैं और लोगों से जुड़ने वाली इसके अंदर भाषा का प्रयोग भी किया जाता है। अभिनय के पात्रों के अनुसार उनकी वेशभूषा भी दी जाती है। नौटंकी ने प्रमुख रूप से अपना विकास किया है। पौराणिक, धार्मिक, सामाजिक विषयों को आधार बनाकर नौटंकी प्रस्तुत की जाती है। जैसे माच के अंदर भी पौराणिक धार्मिक कथाएं होती हैं, सामाजिक विषय होते हैं, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में जो नौटंकी है उसके अंदर भी हमारे पौराणिक हो गए, धार्मिक हो गई, सामाजिक विषय जो होते हैं उन्हीं को आधार बनाकर हमारा पूरा नौटंकी को प्ले किया जाता है। इसके अंदर भी हमारा मनोरंजन के साथ साथ एक उद्देश्य दिया जाता है जो लोगों को एक मैसेज देता है हर एक नौटंकी के बाद। तो इस तरीके से हमारा ये नौटंकी भी खत्म होता है। तो अगर निष्कर्ष की बात करें, जो हमारा लोक नाट्य है वो दिन प्रतिदिन सीमित होता जा रहा है, वो कम होता जा रहा है। हमें उसको संरक्षण करने की जरूरत है क्योंकि उसका महत्व काफी ज्यादा है। अगर हम लोक नाट्य, नौटंकी हो गया,
मार्च हो गया, रामलीला, रासलीला पूरी तरीके से अगर समाप्त हो जाएगी दिखाना, तो जो लोग हैं अपनी संस्कृति को भूलते चले जाएंगे। अपनी संस्कृति से जुड़े रहने के लिए, अपनी पुरानी कथाओं को जानने के लिए ये जरूरी है अलग अलग त्योहारों पर इस तरीके की लोक नाट्य कथाएं जो होती हैं वो लोगों को दिखाई जाए, प्रस्तुत की जाए। इसकी अलग अलग शैलियां जो है वो भी हमने इसके अंदर देखी। मैंने आपको बिल्कुल मेन पॉइंट बताया। अगर आप इन मेन पॉइंट को याद रखते हो तो आपको आसानी रहेगी। अगर आप सिर्फ की पॉइंट याद रखते हो तो आप इजीली जो है किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन कर पाओगे। इसलिए आपको हमेशा क्या करना है, जो हमारे ये की पॉइंट्स होते हैं इनको आपको याद रखना है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, सत्यवान सावित्री सांग की भाषा और शिल्प का विस्तार से वर्णन कीजिए। जो हमारी सत्यवान सावित्री सांग है यानी एक कथा है, उसकी भाषा शैली किस तरीके की है वो हमें इसके अंदर बताना है। इंट्रोडक्शन में यही बताया गया है कि सत्यवान सावित्री सांग एक पौराणिक कथा का उदाहरण है। पौराणिक यानी जो पौराणिक परंपरा कथाएं होती थी, उस समय की कहानियां, उस समय की जो किस्से हुआ करते थे, उसका ही एक उदाहरण है हमारा सत्यवान सावित्री। हरियाणा के प्रसिद्ध जो हमारे कवि हैं पंडित लक्ष्मी चंद ने इसको प्रस्तुत किया है। उन्होंने ही इस पूरी कथा को लिखा है और इन्होंने इस पूरी कथा के अंदर एक ऐसी स्त्री को दिखाया है जो पतिव्रता महिला है, पति के प्रति व अपने परिवार के प्रति पूरी तरीके से समर्पण होने वाली एक ऐसी स्त्री को इन्होंने अपने इस कथा के अंदर दिखाया है जो आज के समाज के अंदर भी प्रासंगिक है। सांग जो हमारा शब्द है उसके मतलब को समझे कि आखिर इसका मतलब क्या होता है। इसका सिंपल मतलब आप कह सकते हो नकल या नाटक, या एक ऐसी कथा, एक ऐसा नाटक जो पुरानी परंपरा और पुराने इतिहास में जो वो किस्सा है वो बहुत ही पुराना हो, यानी पुरानी परंपराओं से ही वो चला आ रहा हो, पीढ़ी दर पीढ़ी इसको सुना जा रहा हो। एक ऐसी कहानी को हम क्या कहते हैं, सांग। ऐसी कथा है जो पुराने समय से ही प्रचलित है और आज भी सुनी जाती है। जिस तरीके की स्त्री दिखाई गई है वो आज भी महत्वपूर्ण मानी जाती है समाज के अंदर। पूरी ये जो हमारी सत्यवान सावित्री कथा है उसको समझते हैं, फिर हम इसकी जो भाषा शैली है उसको समझेंगे। यह कथा अपने आप में भारतीय स्त्री के कर्तव्य, चरित्र और पति भक्ति की मिसाल मानी जाती है। आज के समाज में कई सारी महिलाओं को उदाहरण मिलते हैं इस पूरी कथा के अंदर। जो स्त्री दिखाई गई है सावित्री नाम की, वो जिस तरीके से पतिव्रता होती है, अपने पति के लिए पूरा बलिदान दे देती है, एक मिसाल के रूप में जो उभर कर आई है, इसके अंदर सावित्री का जो मुख्य पात्र है एक मिसाल के रूप में जाना जाता है। आज भी किसी पतिव्रता स्त्री की तुलना सावित्री से की जाती है। ऐसी कथा, एक ऐसा किस्सा रहा है हमारा पुराने समय से कि वो बहुत ज्यादा प्रचलित है हमारे समाज के अंदर। अभी हमारी यहाँ से पूरी कहानी शुरू हो रही है, जो पूरी कथा है उसके बारे में हम देखते हैं। काफी समय पहले भद्र देश में राजा अश्वपति को संतान प्राप्ति के लिए एक ऋषि ने ये बोला था कि माँ सावित्री की तपस्या करो, उसके बाद आपको जो है संतान प्राप्ति हो जाएगी। फिर उसी तरीके से जो राजा होते हैं अश्वपति और उनकी जो पत्नी होती है वो क्या करते हैं, माँ सावित्री की तपस्या करते हैं और कुछ समय बाद माँ सावित्री के आशीर्वाद से उनको एक पुत्री की प्राप्ति होती है। माँ सावित्री के ही नाम पर वो अपनी पुत्री का नाम सावित्री रख देते हैं और उसकी बहुत अच्छे से परवरिश करते हैं, उसको शिक्षा देते हैं, कई सारे नैतिकता सिखाते हैं, गुण देते हैं, यानी आदर्श कन्या के रूप में वो एक बड़ी कन्या बन जाती है। तो उसके अंदर काफी ज्यादा प्रतिभा थी, वो इतने ज्यादा गुण थे, इतनी शिक्षित लड़की बन जाती है सावित्री। उसके लायक कोई भी वर नहीं मिल पाता, इसलिए राजा सावित्री को कहता है कि तुम खुद अपना वर को ढूंढो। इसलिए सावित्री अलग अलग देशों में जाती है, भ्रमण यानी होता है अलग अलग देश के लिए वो निकलती है, वहाँ पर शेयर करती है, ढूंढती है कि जो उसको पसंद हो, जो उसकी प्रतिभा, उसके गुणों को समझ पाए और उसके लायक उसको एक वर मिल पाए, उसको ढूंढने के लिए वो निकल जाती है। फिर अपने एक पड़ोसी देश वहाँ पर वो पहुँचती है जिसका नाम होता है सालव देश। वहाँ पर एक राजा होता है, राजा घुमतसेन, उसकी पत्नी और उसका पुत्र होता है सत्यवान। ये तीनों एक झोपड़ी में रहते हैं। सावित्री सोचती है कि जो सालव देश का राजा होते हुए भी छोटी सी झोपड़ी में रह रहा है, अपने राज्य से दूर जंगल में, ऐसा क्यों? अपनी मंत्रियों से पता लगाने के लिए वो बोलती है। मंत्री पता लगाते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि उनके ही पड़ोसी शत्रु राजा ने उन पर आक्रमण कर उनके राज्य पर कब्जा कर लिया था और उनसे पूरा राजपाट जो है वो छीन लिया था। जो सत्यवान के माता पिता थे, यानी जो राजा था घुमतसेन, वो बचपन से ही अंधे थे, इसीलिए उनसे वो राजपाट वगैरह
वगैरह छीन लेते हैं। ये सारी बात सावित्री होती है उसको पता लग जाती है। और जो उनका पुत्र होता है सत्यवान, वो बहुत ही गुणों से भरपूर होता है, प्रतिभाशाली होता है और इन सारी चीजों से ही काफी ज्यादा प्रभावित हो जाती है सावित्री। सावित्री वापस अपने राज्य लौटती है। सारी बात वो अपने पिताजी यानी अश्वपति होता है राजा, उसको जाकर बताती है और वो भी खुश हो जाते हैं। उनकी बेटी को उनके लायक एक वर मिल गया। और फिर राजा क्या करता है, विवाह की तैयारी करना शुरू कर देता है। उसी समय एक नारद वहाँ पर प्रकट होते हैं और वो ये बताते हैं राजा और सावित्री को, जो तुमने वर ढूंढा है सत्यवान, उसकी आयु अब से लेकर बस 1 साल बची है। यानी उसके पास जो समय है वो सिर्फ 1 साल का ही समय है। और सभी लोग वहाँ पर दुखी हो जाते हैं। इसलिए राजा अपनी पुत्री सावित्री से कहता है कि तुम कोई और वर ढूंढ लो जो उसके जैसा अच्छा और सच्चा और ईमानदार, प्रतिभाशाली, गुणों से भरपूर हो। लेकिन सावित्री तो प्रेम कर बैठी थी सत्यवान से, उन पे ही उसका दिल आ चुका था, उनके गुणों से वो ज्यादा प्रभावित हो गई थी। इसी वजह से सावित्री जो है इस बात से इनकार कर देती है कि वो कोई और अन्य वर ढूंढे। वो कहती है कोई बात नहीं, उनके पास 1 ही वर्ष बचा है, लेकिन फिर भी मैं उन्हीं से ही शादी करूंगी। नहीं समझती है अपनी पिताजी की बात और उनकी शादी फिर सत्यवान से करवा दी जाती है। फिर इन दोनों का विवाह हो जाता है। लेकिन ये सारी बात सत्यवान को नहीं पता होती, ना ही उसके माता पिता को पता होती है कि मेरी आयु सिर्फ 1 साल की ही बची है। अब जब सावित्री की शादी हो जाती है सत्यवान से, वो उन्हीं के साथ उसी झोपड़ी में आराम से रह रही होती है और बहुत ही सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति भी कर रही होती है। अब एक दिन वो समय आ जाता है कि सत्यवान को लेने यमराज आ चुके होते हैं। लेकिन जो सावित्री होती है वो यमराज से कहती है कि मेरे पति को मत ले जाओ, मैं उनसे काफी ज्यादा प्रेम करती हूँ। लेकिन यमराज उससे कहते हैं कि तुम मुझसे कुछ भी मांग लो, अपनी पति की जो जान है उस चीज को वापस मत मांगो, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए जो सावित्री है घुमा फिराकर सारी चीजें मांगती है और एंड में उसको पति भी मिल जाता है। सबसे पहले वो यमराज से क्या मांगती है कि अपने जो उसके सास ससुर होते हैं उनके लिए जो उनकी खोई हुई राजपाट है, उनकी जो आंखें हैं, उन दोनों चीज को लौटाने के लिए वो कहती है कि उनकी आंखों की रोशनी लौटा दो और जो उनका राजपाट खो गया है कि वो झोपड़ी में रह रहे हैं उस चीज को लौटा दो। तो यमराज जी कहते हैं तथास्तु, यानी ये चीज भी पूरी होती है। उनकी आंखें वापस आ जाती है उसके सास ससुर की और उनका राजपाट भी उनके पास वापस आ जाता है। फिर वो कहती है कि जो उसके खुद के माता पिता है, पिता का नाम राजा अश्वपति, उनके लिए कहती है कि उनको एक पुत्र की प्राप्ति कर दो, क्योंकि वो एक खुद लड़की होती है, वो अपने दूसरे घर आ चुकी है। अब उसके माँ बाप यानी जो राजा थे उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं होता, इसलिए वो पुत्र की प्राप्ति के लिए कहती है यमराज से। और वो इस बात से भी सहमत हो जाते हैं यमराज। वो कहते हैं ठीक है, तुम्हारे माता पिता को एक पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। फिर खुद के पुत्र की प्राप्ति मांगती, तो वो कहते हैं ठीक है, क्योंकि हर बात के लिए वो हाँ कह ही रहे थे। अब क्या होता है, यमराज फंस गए, क्योंकि जो पुत्र की प्राप्ति होगी वो उसके पति से ही होगी। इसलिए यमराज जी जो है उनको उसके पति के प्राण जो है वापस करने पड़ते हैं। पति के प्राण भी बच गए, उसके माता पिता के पास पुत्र भी हो गया और उसके जो सास ससुर थे उनको राजपाट भी मिल गया, उनकी आंखें भी वापस हो गई। तो इस तरीके से इसने एक पतिव्रता, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा तपस्या, बलिदान, त्याग करा ताकि यमराज के सामने वो इस तरीके की बातें कर पाए और बहुत ही बुद्धि लगाकर उसने ये सारी चीजें करी। यही चीज क्या प्रकट करती है, एक पतिव्रता स्त्री होने का एक रूप है और अपने परिवार के लिए समर्पित होने का भी एक तरीका है कि किस तरीके से वो अपने ससुराल वालों के लिए भी सोच रही है और जो उसका मायका है उनके लिए भी सोच रही है। तो ये तो हमारा पूरी जो कथा थी उसके बारे में हमने देखा। अब ये जो हमारी पूरी कथा है उसकी जो भाषा शैली है, उसकी जो कला शिल्प जो है वो किस तरीके का है, तो इसके अंदर जो भाषा का जो प्रयोग किया गया है वो बहुत ही आम बोलचाल की भाषा है, बहुत ही आसान शब्दों का प्रयोग किया गया है, कुछ भी मुश्किल शब्दों का प्रयोग नहीं करा है। क्योंकि वो हरियाणा के कवि हैं, इसलिए उनकी इस कथा के अंदर हरियाणवी भाषा की जो बांगुरी बोली जो है उनके कुछ शब्द जो है इस पूरी कथा के अंदर कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। शैली जो है इसकी शांग शैली है, यानी पुरानी कथा, ऐतिहासिक कथा पर आधारित है ये। और कला शिल्प की बात करें तो इसके अंदर शब्द का चयन हो गया, ये मुहावरे हो गए, कहावतें हो गई, इन सारी चीजों को इस पूरे कथा के अंदर शामिल किया गया है। उसकी कथा है उसको रचनात्मक तरीके से उपयोग किया गया उसको बढ़ाने का। इस पूरी कथा के अंदर नैतिकता दिखाई गई है, त्याग, बलिदान, बुद्धिमान, इस तरीके से दिखाया गया है सावित्री को। और इसको गायन तरीके से, छंदों में सुंदर तरीके से प्रयोग किया गया है। तो इस तरीके से अगर निष्कर्ष के रूप में हम बात करें, हमारी सत्यवान सावित्री सांग जो है उसके अंदर जो भाषा का प्रयोग किया गया है वो बिल्कुल आसान शब्द है, बोलचाल की भाषा है, उसी के रूप में इसको सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया गया है। कुछ भी इसके अंदर ऐसे शब्द नहीं है मुश्किल, बिल्कुल समझना है पढ़ने के बाद। और इसके अंदर एक ऐसी स्त्री को दिखाया गया है जो पतिव्रता होने के साथ साथ अपने परिवार के प्रति समर्पण भाव रखती है। और ऐसी स्त्री आज के समाज में भी प्रासंगिक है। आज के समय में ऐसी स्त्री का बहुत महत्व है जो एक ही पति से इतना ज्यादा प्रेम करती हो और उसके राजपाट से ना प्रेम करते हुए उसके गुण से प्रेम करती है। क्योंकि सावित्री को जब सत्यवान मिलता है उसका कोई
कोई भी राजपाट नहीं होता, केवल वो सत्यवान के गुण, उसकी प्रतिभा को देखती है और वो उसे शादी कर लेती है। ऐसी स्त्री की कह सकते हो महत्व है वो आज के समाज में दिन प्रतिदिन वो बढ़ता जा रहा है। आज के समय में भी सावित्री की जो मिसालें हैं वो दी जाती हैं महिलाओं को। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। भिखारी ठाकुर विदेशिया नाटक की मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए। यानी भिखारी ठाकुर के द्वारा जो विदेशिया नाटक लिखा गया है हमारा, तो एक ये लोक नाट्य है बिहार का, उसकी हमें मूल संवेदना के बारे में बताना है। साथ ही इसके अथवा में हमसे पूछा गया है विदेशिया नाटक से कवि ने क्या संदेश दिया है, और ये जो नाटक है हमारा लोक नाट्य, इससे हमें क्या संदेश मिलता है या कवि क्या संदेश देते हैं हम सभी को, उन पॉइंट्स को हमें बताना है। तो इंट्रोडक्शन में हमें ये बताया गया है कि जो ये लोक नाट्य है विदेशिया, वो हमारा भिखारी ठाकुर के द्वारा लिखा गया है और ये नाटक सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण को केंद्र में रखकर ग्रामीण बेरोजगारी, महिला अत्याचार, शोषण, इन सभी स्थिति को प्रकट करता है। ग्रामीण बेरोजगारी यानी गाँव वगैरह में किस तरीके की बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और महिलाओं पे जो अत्याचार होता है, उनका जो शोषण होता है किस तरीके से, उन सारी चीजों की बात की गई है इस नाटक के अंदर। अब जो हमारा ये शब्द है विदेशिया, आखिर इसका मतलब क्या होता है पहले इसको समझिए। काम काज की तलाश में कोई युवक जब दूसरे शहर जाता था तो गांव के लोग उसे परदेसी या विदेशी कहते थे। काफी पुराने समय की बात हो रही है। कोई भी व्यक्ति गांव से शहर जाया करता था काम की तलाश में, वहां पर नौकरी करने, तो उस व्यक्ति को परदेसी या विदेशी कहा जाता था। अब विदेशी यानी अदर किसी कंट्री का कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि अपने ही गाँव से कोई व्यक्ति शहर जाकर जो काम कर रहा है उसको गाँव वाले परदेसी या विदेशी के नाम से बुलाते थे। तो इसमें यहाँ पर एक विदेशी व्यक्ति है जो किसान था, उसी के बारे में इस पूरे नाटक के अंदर बात की गई है। अब हम इस नाटक की मूल संवेदना को समझते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि आधारित होती है। हम सभी जानते हैं कि गांव की जो पूरी अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक किस पे टिकी होती है, कृषि पे होती है, क्योंकि वहाँ ज्यादातर सभी लोग खेतों में काम करते हैं। किसी का अपना खेत होता है, कोई खेत में मजदूरी करता है, तो सभी लोग जो है गाँव में कृषि से ही जुड़े हुए होते हैं। उनकी पूरी अर्थव्यवस्था कृषि पर ही टिकी होती है और गाँव में 2 फसलें उगाई जाती है। 6 महीने का गैप होता है। इसी वजह से 6 महीने जो गाँव के युवक होते हैं वो बेरोजगार होते हैं। बेरोजगारी के चलते ही शहर जाते हैं नौकरी करने। दूसरी फसल उगाने का जो टाइम रहता है, फिर उस बीच में वो पूरे खाली हो जाते हैं, क्योंकि सभी लोग सिर्फ खेती बाड़ी करना ही जानते हैं। इसी वजह से उस समय में जो युवक या किसान हुआ करते थे, शहरों में जाया करते थे नौकरी की तलाश में। जो हमारा नाटक है इसमें भी एक किसान जो है, युवक कह लो आप, बेरोजगारी के कारण ही शहर की ओर रोजगार की तलाश के लिए निकल पड़ता है। और भी काफी सारे लोग उस समय में जाया करते थे। ग्रामीण बेरोजगारी के कारण गाँव का एक युवक कलकत्ता शहर की ओर अपनी पत्नी सुंदरी को आर्थिक कमजोरी के चलते गांव में छोड़कर जाता है, जिसका विरोध उसकी पत्नी करती है। गांव में एक युवक था जिसको विदेशी नाम से बुलाया गया है इस पूरे नाटक के अंदर। उसकी नई नई शादी हुई होती है अभी, तो कुछ दिन ही वो अपनी पत्नी सुंदरी के साथ रहता है। फिर जैसे ही वो बेरोजगार होने लग जाता है, कुछ दिन तो उनका खर्चा चल जाता है, लेकिन जैसे जैसे खर्चा बढ़ने लग जाता है, पैसे खत्म होने लग जाते हैं, इसलिए आर्थिक तंगी के कारण वो क्या सोचता है कि अब वो शहर में जाकर काम करे। इसलिए वो अपनी पत्नी से बात करता है। उसकी पत्नी जो है उसको मना कर देती है, कहती है कि नहीं, हम यहीं पे मिल बांट कर कुछ ना कुछ काम कर लेंगे। लेकिन जो उसका पति है यानी जो विदेशी था, अपनी पत्नी को चकमा देकर कलकत्ता भाग जाता है, क्योंकि वो सोचता है गांव में रहकर अभी हमारा कोई भला नहीं होगा, मुझे शहर जाकर ही काम करना होगा। तो वो शहर जाकर यानी कलकत्ता वो जाता है। कलकत्ता में जाकर वो बहुत मेहनत करता है, खूब धन कमाता है और समय बीतता चला जाता है और वो अपने गाँव की परिवार या पत्नी को पूरी तरीके से भूल जाता है। उसको याद ही नहीं रहता कि उसकी गाँव में कोई वाइफ भी है, उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही है। और शहर में ही एक किसी युवती के साथ वो संबंध स्थापित करता है। समाज उनके संबंध का विरोध ना करे, इसलिए वो उस युवती से शादी कर लेता है और पति पत्नी की तरह एक साथ रहने लग जाते हैं कलकत्ता के अंदर। जब से विदेशिया गया था, लंबे समय से जो उसकी पत्नी होती है सुंदरी, वो बहुत ही ज्यादा बेचैन होती है। वो हमेशा यही सोचती रहती थी कि आखिर जो उसका पति है विदेशिया, वो कैसे रह रहा होगा, क्या खा रहा होगा, उसको खाना कौन बना के दे रहा होगा, वो ठीक होंगे कि नहीं होंगे, इसी पूरे ख्यालों में वो डूबी रहती थी और उसको शक रहता था कि वो कैसे जी रहा होगा। तो यहाँ पर एक बात ये भी बताई गई है, जिस तरीके से मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत के अंदर जिस नायिका का वर्णन किया था नागमती की, वो भी अपने पति के विरह में चिंतित रहती थी, रोती रहती थी, बिलखती रहती थी, तड़पती रहती थी वियोग के कारण। उसी तरीके से सेम भिखारी ठाकुर की जो नाटक है हमारा ये विदेशिया, उसके अंदर जो विदेशिया की पत्नी है सुंदरी, वो उसी तरीके से तड़पती है, रोती है, बिलखती है, सोचती रहती है अपने पति के बारे में। इनका कंपेयर किया गया है पद्मावत की जो नायिका होती है नागमती से। तो एक दिन क्या होता है, उसके ही घर से एक राही या आप कह लो बटोही जो उसके घर के सामने से गुजर रहा होता है, वो भी कलकत्ता शहर में जा रहा होता है। वो सुंदरी की रोने की आवाज सुनता है और फिर सुंदरी के पास जाता है। वो उससे पूछता है क्या हुआ। फिर वो अपनी पूरी दुख भरी कहानी सुनाती है कि ऐसे ऐसे
मेरे पति मुझे छोड़कर वहाँ चले गए हैं, और वो अपने पति का पूरा हुलिया बताती है, किस तरीके के वो दिखते हैं। ये सब चीजें पूछ कर जो बटोही होता है वो उससे पूरी छानबीन कर कलकत्ता जाता है, और कलकत्ता में उसके पति को पहचान लेता है, और फिर वो उसके पति से सुंदरी के बारे में बताता है, उसकी स्थिति के बारे में बताता है कि वो कितनी ज्यादा बेचैन है, रोती है, तड़पती है, अकेली है, वो बिल्कुल वो हमेशा तुम्हारा इंतजार करती रहती है। ये सारी बात जब उसको बताता है, विदेशिया को फिर याद आता है कि हाँ, मेरा घर परिवार भी है गाँव के अंदर। फिर वो सोचता है कि अब मुझे लौट जाना चाहिए। वो लौटने की तैयारी करने लग जाता है। अब जो उसकी दूसरी पत्नी होती है शहर के अंदर, वो उसका विरोध करती है इस बात का कि नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो। लेकिन जो बटोही होता है वो उसकी पत्नी को डराता है, धमकाता है, और फिर समझा बुझाकर विदेशिया को उसके गांव भेज देता है। जैसे ही गांव पहुंचता है, वहां के साहूकार हो गए, जिनसे उसने कर्जा लिया था, या मकान मालिक हो गए, वो उसे देखते हैं, उसके पास जो भी सामान वगैरह होता है सब कुछ छीन लेते हैं। फिर उसी स्थिति में वो घर पहुंचता है तो उसकी जो पत्नी होती है सुंदरी, उसको देखकर वो एकदम चकित रह जाती है। फिर दोनों आपस में मिलते हैं और फिर बातचीत करते हैं। विदेशिया के घर पहुंचने से पहले विदेशिया रास्ते में ही था, तो सुंदरी के घर के पास में ही एक युवक रहता था। वो सुंदरी पर आप कह सकते हो गलत तरीके की नजर रखता था, और उसके साथ बलात्कार जैसी जो दुर्घटना होती है उसने करने की कोशिश करी थी, लेकिन सुंदरी की पड़ोसन होती है वो उसको बचा लेती है। तो इस तरीके की स्थिति भी आ गई थी सुंदरी के साथ, जिससे वो बाल बाल बच गई थी। और फिर जब वो घर आता है तो उसको देखकर जो उसकी पत्नी होती है वो आश्चर्यचकित हो जाती है। फिर वो एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। उतने में ही उसकी जो दूसरी पत्नी होती है जो कलकत्ता में रहती थी, वो अपने बच्चों को लेकर पति को ढूंढते ढूंढते गांव पहुंच जाती है, और उसका भी सामान जो है रास्ते में चोरी हो जाता है। चोर डाकू वगैरह होते हैं, वो सारा सामान जो है उसका लूट पाट कर ले जाते हैं। विदेशी और उसकी पत्नी सुंदरी उसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जैसी विदेशी की दूसरी पत्नी घर पर आती है, दूसरी पत्नी के द्वारा विनती करने पर सुंदरी द्वारा उसे और उसके दोनों पुत्रों को अपना लिया जाता है। सब मिलजुल कर रहते हैं। वो बहुत ज्यादा विनती करती है सुंदरी से, दूसरी वाली पत्नी जो कलकत्ता से आई थी, और सुंदरी एक अच्छी भली स्त्री थी, इसीलिए वो मान जाती है, और सभी लोग जो है मिलजुल कर साथ में रहने लग जाते हैं। अब जो हमारे पूरे ये लोक नाट्य है, या आप कह लो नाटक है, आखिर इससे संदेश क्या देना चाहा है भिखारी ठाकुर ने, वो हम देखते हैं। सबसे पहला संदेश हमें ये मिला है ग्रामीण बेरोजगारी के प्रति, कि इस पूरे नाटक के अंदर हमने देखा सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी के कारण ही क्या होता है, वो विदेशी जो है घर छोड़कर जाता है और शहर में जाकर दूसरी पत्नी भी बना लेता है। तो रोजगार को बढ़ावा देने की बात कही गई है पूरे लोकनाट्य के द्वारा। सरकार जो है गांव वगैरह में, ग्रामीण जगहों पर रोजगार के अवसर को बढ़ाए, ताकि कोई भी व्यक्ति, युवक या किसान जो है वहां से बाहर ना जा पाए, वो अपने घर परिवार के साथ में रहे। सेकंड जो पॉइंट है वो है महिला शोषण के प्रति। जैसे हमने देखा विदेशिया के घर ना होने पर वहां पर जो सुंदरी के घर के बगल में एक युवक रहता था, वो उस पर बुरी नजर रखता था और बलात्कार करने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो बच जाती है किसी ना किसी कारण। तो इस तरीके का जो महिलाओं के साथ शोषण होता है जब वो अकेली रहती है, तो उन सारे शोषण को उन्होंने उजागर किया है अपने इस नाटक के द्वारा, और यही हमें संदेश दिया है। अब जो नेक्स्ट है हमारा थर्ड पॉइंट, वो है सामाजिक रीतियों में परिवर्तन। जब अगर आप शुरू से पूरा नाटक पढ़ोगे तो उसके अंदर देखोगे कि सुंदरी और जो उसका पति है विदेशी, उनकी शादी काफी पहले ही हो जाती है, लेकिन गोना बाद में होता है। पुराने समय में ऐसी परंपरा थी कि शादी जो है पहले करवा दी जाती थी, और जो विदाई होती है 3-4 साल बाद, 11 साल बाद, मतलब इस तरीके से गोना होता था। लेकिन ये परंपरा जो है पूरी तरीके से खत्म हो गई है। लेकिन जब ये पूरी नाटक लिखा गया था उस समय में ये परंपरा चलती होगी, इसीलिए इस पुरानी परंपराओं को उन्होंने बदलने का, उसमें परिवर्तन लाने की बात कही है ठाकुर जी ने। नेक्स्ट जो है वो है हमारा पिछड़े समाज और समुदायों के लिए, यानी जो समाज के जो पिछड़े व्यक्ति हैं, उनकी आर्थिक स्थिति के कारण उनको कई सारे कष्टों को झेलना पड़ता है, और उनकी समस्याओं को, उनकी आर्थिक स्थिति को, उनकी समस्याओं को उन्होंने उजागर किया है, बताया है अपने इस नाटक के द्वारा। सामाजिक और आर्थिक तथा पारस्परिक संबंधों की मजबूती को स्थापित करने का संदेश दिया है हमें भिखारी ठाकुर जी ने। किस तरीके से आर्थिक जो संबंध है, कि हमें जो है गांव वगैरह में भी रोजगार के अवसर को बढ़ाना चाहिए, पुराने रीति रिवाज को खत्म करना चाहिए, और महिलाओं के साथ जो शोषण हो रहा है गाँव में, शहरों में, जहाँ पे भी हो रहा है, उस शोषण को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए नए नए कानून बनाने चाहिए। तो इस तरीके के कई सारे संदेश जो है हमें इस नाटक, या जो भिखारी ठाकुर के द्वारा हमारा विदेशिया नाटक लिखा गया है, उससे हमें
में मिलता है। ये बिहार का एक प्रसिद्ध लोक नाट्य है, आपको ये याद रखना है। निष्कर्ष के तौर पे आप यही कह सकते हो कि जो हमारा ये नाटक है विदेशिया, ये हमारा बिहार में काफी प्रसिद्ध है, छपरा जिला वगैरह में, और इस लोक नाट्य की प्रसिद्धि आज भी मौजूद है। और इसके अंदर जो समस्याएं बताई गई हैं वो कहीं ना कहीं आज भी हमें देखने को मिलती है गाँव वगैरह के अंदर। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है हमारा, इसके अंदर हमें पंक्तियों का आशय बताना है। जैसे यहाँ पे एक पंक्ति दी गई है, पियावा गैलन कलकतवा प्यारी सुंदर की बतावा ए सजनी। साफ प्रसंग व्याख्या करनी है, इसका आशय बताना है, आखिर इन पंक्तियों का अर्थ क्या निकल कर आ रहा है। जब आपसे इस तरीके से आशय पूछा जाता है तो आपको एग्जाम के अंदर 3 पॉइंट्स को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है एक प्रसंग का, सेकंड पॉइंट आपको लिखना है व्याख्या का, एंड थर्ड पॉइंट आपको लिखना होता है विशेष का। प्रसंग के अंदर आपको बताना होता है ये जो पंक्ति है आपकी वो किसके द्वारा लिखी गई है और ये किस चैप्टर से ली गई है, और इन पंक्तियों में थोड़ा बहुत जो अर्थ आपको समझ में आया वो आपको प्रसंग में लिख देना। जिनके द्वारा पंक्ति लिखी गई वो और जिस चैप्टर से ली गई अगर वो भी लिख देते हो तो चलेगा। व्याख्या के अंदर आपको आशय बताना होता है, अर्थ बताना होता है पूरा। विशेष के अंदर आपको कौन से अलंकार, भाषा, रस, ये सारी चीजें प्रयोग की गई है कौन कौन सी, वो आपको विशेष के अंदर बताना होता है। तो ये जो हमारा प्रसंग है इसके अंदर बताया गया है, ये जो हमारी पंक्ति है भिखारी ठाकुर के द्वारा लिखी गई है। और भिखारी ठाकुर के कौन से नाटक से ली गई है, ये जो भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था 4th, उसी से ये हमारी पंक्ति ली गई है। इसके अंदर जो हमारी सुंदरी है, जो उसका पति है विदेशी, वो छोड़कर उसको कलकत्ता चला जाता है। यहाँ पे लिखा है ना, पियावा गईलेन कलकत्ता। सुंदरी है वो सोच सोच कर ये चिंतित हो रही है कलकत्ता में कैसे रह रहे होंगे, क्योंकि ना उनके पास छतरी है, अगर बारिश होती है तो वो कैसे अपने आप को बचाएंगे, ना उनके पैरों में जूते हैं, ना कोई पैसे लेके गए हैं, कैसे वो दूसरे शहर में बिना किसी सहारे के रह पाएंगे। ये सोच सोच कर वो चिंतित हो रही है। सुंदरी के इन्हीं मनोभाव को कवि ने बहुत ही सुंदर तरीके से इस पूरे नाटक के अंदर चित्रण किया है। अगर हम व्याख्या की बात करें तो व्याख्या के अंदर पूरा एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर सुंदरी ये कहती है कि जो उसकी पिया है यानी जो उसके पति हैं वो उसको छोड़कर कलकत्ता चले गए हैं, उनसे सारा नाता तोड़कर चले गए हैं। सुबह सूर्य की जो पहली किरण थी उसके निकलने से पहले ही मेरे पति, मेरे स्वामी मुझे छोड़कर चला गया। पैरों में न जूते न सिर पर छाता, क्योंकि ना वो जूते लेके गए हैं अपने, न छाता लेके गए हैं। और ये सारी चीजें सोच सोच कर वो बहुत ज्यादा दुखी हो रही है कि कैसे वो रहेंगे, और व्याकुल भी है उनसे मिलने के लिए। समय बीतता जा रहा है, महीने बीत गए, वर्ष बीत गए, लेकिन उसकी पिया का कोई अता पता नहीं चला, और उनसे मिलने की जो आस है वो कुछ भी आस कहीं से भी दिखाई नहीं दे रही है। किस प्रकार उनको खोजा जाए, कैसे वो उनसे मिल पाए, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है जो सुंदरी है कि कैसे वो अपने पिया से जाकर मिले। ये जो चिंता है उसी का एक पूरा विषय बनाकर भिखारी ठाकुर जी ने पूरा नाटक को तैयार करा और उसको लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। नाटक के रूप में पूरे दिखाया गया है। एक ये बिहार का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। इसके अंदर जो सुंदरी की जो समस्या जो दिखाई गई है कि किस तरीके से उनके पिया होते हैं उनको छोड़कर चले जाते हैं, चाहे युद्ध में चले गए, चाहे किसी काम से बाहर चले गए। जिस तरीके से सुंदरी इतनी ज्यादा व्याकुल है, सोच रही है कि उसके पति, उसके पिया जो है वो कैसे रह रहे होंगे दूसरे शहर में, वैसे ही अन्य जो भी नायिका होती हैं उन सबकी एक ही समस्या होती है। यानी जैसे सुंदरी अपने प्रिय से बिछड़कर रो रही है, तड़प रही है, उनके बारे में चिंतित है, वैसे ही हर एक नायिका यानी कि हर एक महिला जो है समाज की वो अपने प्रिय के बारे में सोचती है, और ये सभी नायिकाओं की समस्या है। सुंदरी के माध्यम से उन्होंने समाज की अन्य सभी महिलाओं की समस्याओं को उजागर किया है अपने इस नाटक के माध्यम से। विशेष की बात करें तो इसके अंदर यही सबसे पहला बता रखा है, जो पूरी हमारा ये विषय है उसके अंदर सिर्फ सुंदरी की समस्या को ही नहीं दिखाया गया, बल्कि पूरे समाज की जो नायिका है, महिलाएं हैं, उन सभी की समस्याओं को बताया गया है। यानी समाज के यथार्थ को, समाज की सच्चाई को उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से इस नाटक के माध्यम से हमें समझाया है। रस की बात करें तो उसके अंदर वियोग रस है, क्योंकि जो सुंदरी है और पति है विदेशिया, वो दोनों एक दूसरे से बिछड़े हुए हैं शादी के बाद, और वो कलकत्ता जाके रह रहा है और वो गाँव में रह रही है, और वो वियोग में जी रही है, उनसे बिछड़ कर रो रही है। अलंकार की बात करें तो इसके अंदर कई जगहों पे अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। भाषा इस पूरे नाटक की बहुत ही ज्यादा सरल और सहज है, जो पढ़ने के बाद आसानी से हमें समझ में आ जाएगी। कविता के अंदर लयात्मकता है, गीतात्मकता है, पूरी तरीके से कविता जो है इन दोनों चीजों से भरी हुई है। इस पूरे नाटक को या कविता आप कह सकते हो गाकर सुनाया जा सकता है, क्योंकि ये बिरह राग में लिखी गई है। अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है किसी भी पंक्तियों का आशय करने का, आपको इन 3 पॉइंट्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, फिर इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना होगा। यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है, जरूरी नहीं है कि एग्जाम के अंदर यही एक पंक्ति उठकर आपके एग्जाम में आ जाए। मैंने आपको सिर्फ एक हिंट दिया है, बाकी हाँ जो हमारे क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। मैं आपको
आपको चैप्टर का सार बता देती हूँ कि इस चैप्टर में है क्या, उससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा उस नाटक या उस चैप्टर के बारे में ही पूरा लिखना है, तो आप आसानी से उस पूरे आंसर को बनाकर लिख के आ सकते हो। और इन नोट्स को डीपली पढ़ने के लिए नोट्स को परचेज जरूर करना, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए एग्जाम के अंदर आंसर लिखने में, क्योंकि इसके अंदर पूरा फॉर्मेट वाइज आपको लिख कर दे रखा है किस तरीके से आपको आंसर को प्रेजेंट करना होता है। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है हमारा, मालवी माच से क्या तात्पर्य है? सिद्धेश्वर सेन द्वारा रचित मालवी माच की व्याख्या कीजिए। अथवा में हमारा क्वेश्चन है, राजयोगी भर्तरी का प्रतिपाद कीजिए। जो हमारे सिद्धेश्वरी सेन है उनके द्वारा एक लोक नाट्य लिखा गया है जिसका नाम है राजयोगी भर्तरी। तो यही हमारा एक मालवी माच भी है और उसी का हमें यहाँ पर प्रतिपाद्य करना है। पहले हम समझेंगे कि जो हमारा मालवी माच है उसका आखिर अर्थ क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है। तो आपको इंट्रोडक्शन में इस तरीके से समझाया गया है। माच जो हमारा शब्द है वो मंच का अभ्रंश रूप है। अभ्रंश काफी पुरानी भाषा हुआ करती थी प्राचीन समय में, उसी का एक संस्कृत शब्द है मंच, जिसको हम कहते हैं माच। माच मध्य प्रदेश और राजस्थान में प्रचलित है। लोक नाट्य में गीत एवं अभिनय का मिश्रण होता है। जो हमारे मालवी माच के जितने भी लोक नाट्य हुआ करते हैं उसके अंदर गाना बजाना भी होता है और साथ ही साथ उसके अंदर अभिनय किया जाता है, यानी अलग अलग लोगों को कोई ना कोई एक पात्र दिया जाता है और वो रोल प्ले करते हैं, उसी को हम कहेंगे अभिनय। और ये जो हमारा मालवी माच होता है वो कल्पना पर आधारित होता है। कल्पना की इसके अंदर विशेष भूमिका होती है। आयोजन जो होता है हमारा पूरा मालवी माच का वो एक मंच पर होता है और उसी मंच पर जो लोग हैं वो एक एक्ट प्ले करते हैं, इसीलिए इसको माच कहा जाता है। इस पूरे लोक नाट्य को लोक नाट्य के जो देवता है भैरव उनके समक्ष किया जाता है, उस मंदिर के समीप रहकर ही इस मंच पर रोल प्ले किया जाता है। पूरा लोक नाट्य लोगों को दिखाया जाता है। अब जो हमारा ये सिद्धेश्वरी सेन द्वारा लिखा गया है मालवी माच राजयोगी भर्तरी पर, वो क्या है हमारा, उसको हम थोड़ा समझते हैं, फिर हम समझेंगे आखिर जो उसका प्रतिपाग है वो क्या है। सिद्धेश्वरी सेन का जन्म 1957 में हुआ था और इन्होंने ही राजयोगी भर्तरी की जो रचना करी है। और इन्होंने इस पूरे लोक नाट्य के अंदर क्या बताया है, एक राजा होता है, राजा के राज धर्म से राजयोगी के रूप में परिवर्तन को दर्शाया गया है। किस तरीके से एक राजा अपने राजपाट को छोड़ छाड़ कर एक राजयोगी बन जाता है, एक सन्यासी जीवन जीने लग जाता है। कौन कौन सी परिस्थितियां आती हैं उसके जीवन में कि वो अपना हृदय को परिवर्तित कर लेता है, उन्हीं परिवर्तन को इस पूरे नाटक में दर्शाया गया है। उज्जैन का प्रसिद्ध लोक नाट्य है हमारा मालवी माच राजयोगी भर्तरी, इसको कहा जाता है। इस पूरे लोक नाट्य के अंदर राज धर्म, पतिव्रता नारी का धर्म, बुरे कर्मों के प्रति पश्चाताप एवं सांसारिक मोह त्याग की स्थिति को राजा से जोड़कर एक लोक नाट्य के रूप में प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है सिद्धेश्वरी सेन के द्वारा। लोक नाट्य में इन सारी चीजों को दिखाने का, किस तरीके की एक पतिव्रता स्त्री होती है और किस तरीके से एक राजा अपने पूरे राजपाट को छोड़ छाड़कर एक राजयोगी बन जाता है, संन्यास ले लेता है। इस पूरे ही विषय को लेकर उन्होंने पूरा एक लोक नाट्य लिखा है जो उज्जैन का प्रसिद्ध लोक नाट्य माना जाता है। हमारा जो सिद्धेश्वरी सेन के द्वारा राजा भर्तरी का जो हमारा पूरा लोक नाट्य है उसको संक्षेप में हम समझते हैं। राजा भर्तरी एक प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे अपने समय के, जो उज्जैन के एक शहर मालवा के राजा थे। राजा जो भर्तरी थे वो अपने समय के एक प्रसिद्ध राजा माने जाते थे। जो अवंती नगर के प्रसिद्ध राजा थे वो बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ थे, जनता के प्रति समर्पित थे और अपनी नीतियों और धर्म की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। यानी जो राजा भर्तरी थे अपनी जनता के बारे में सोचने वाला, हमेशा अपनी जनता की भलाई के लिए सोचता, ऐसी नीतियां बनाता जिससे सबका भला हो। मतलब कि वो एक ऐसा राजा था जो लोक कल्याण की बात करा करता था। एक अच्छा एक प्रसिद्ध राजा था राजा भर्तरी, ठीक है। और इसकी 3 पत्नियां थी। पहली का नाम था पिंगला, दूसरे का नाम था कमला, तीसरी का नाम था श्यामा। 3 इसकी पत्नियां थी और सबसे ज्यादा वो प्रेम अपनी पहली पत्नी पिंगला से किया करता था। अब इस पूरे लोक नाट्य का हम प्रतिपाद करते हैं। अलग अलग स्थितियां हुई और यही हमारे कुछ पॉइंट है जिससे राजा का पूरा हृदय परिवर्तित हो जाता है। पहला जो पॉइंट है गिद्ध की मृत्यु की स्थिति। एक बार राजा जो है वो शिकार के लिए जंगल में जा रहा होता है, वहां पर देखता है कि गिद्ध जो है वो तड़प रहा है पानी के लिए। उसने उसका शिकार ना करके उस गिद्ध को पानी पिलाया और पानी पीते ही गिद्ध होता है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है और राजा वो देखकर बहुत ज्यादा दुखी होता है। फिर राजा ये तय करता है कि वो गिद्ध का देह
संस्कार करेगा। इसलिए वो उसका देह संस्कार करता है। देह संस्कार जब वो कर रहा होता है उसी समय में बाकी जो आसपास की गिद्धनियां होती हैं, जो गिद्ध है वो मेल है और गिद्धनियां यानी वो फीमेल है, तो वो सारी आग में जाकर कूद जाती हैं और वो भी सती हो जाती हैं। अगर आपने सती प्रथा सुना होगा तो वो उसी प्रथा को जागरूक किया गया है इस नाटक के अंदर, कि जिस तरीके से पति की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को जिंदा उस आग में जला दिया जाता था प्राचीन समय में हिंदू धर्म के अंदर, तो वही जो प्रथा है वो यहाँ पर दिखाई गई है। किस तरीके से जो जानवर है, जो पक्षी है, वो भी क्या कर रहे हैं, जब उसके गिद्ध को जला दिया गया राजा के द्वारा, देह संस्कार किया गया, उसी समय में बाकी गिद्धनियों ने भी आग में कूदकर अपने आप को सती कर दिया, यानी अपने प्राणों को बलिदान दे दिया। राजा द्वारा गिद्ध की मृत्यु के वर्णन से रानी के सती हो जाने के जवाब से राजा के अंदर रानी की पतिव्रता की परीक्षा की इच्छा जागृत हुई। जब राजा ये सती प्रथा देखता है कि किस तरीके से गिद्धनियों ने जान दे दी अपनी बिना सोचे समझे, तो ये सारी बात वो आकर घर लौटता है जब अपने राजमहल में, तो वो अपनी पत्नी जो है पिंगला उसको बताता है ये घटना हुई थी जब मैं शिकार पर गया था। तो वो उससे पूछता है अपनी पत्नी से, अगर मेरी कभी मृत्यु हो जाती है क्या तुम सती हो सकती हो? तो पिंगला ये जवाब देती है कि मेरे पास सती होने का भी समय नहीं होगा, यानी जैसे ही मैं ये खबर सुनूंगी कि आपकी मृत्यु हो गई है मेरे प्राण उसी समय निकल जाएंगे, सती भी नहीं हो पाऊंगी मैं। जब ये जवाब सुनता है अपनी पत्नी पिंगला का, उसके मन में ये इच्छा जगती है कि वो अपनी पत्नी की परीक्षा ले कि क्या सच वो कह भी रही है या सिर्फ ऐसे ही वो बोल रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर अब हमारा दूसरा पॉइंट आता है। इसके अंदर क्या होता है, गाँव के काफी सारे लोग राजा के पास आते हैं, वो बताते हैं कि जो जंगल में शेर था वो बहुत ही आतंक मचा रहा है, वो थोड़ा पागल सा हो गया है। तो जनता की सुरक्षा के लिए राजा खुद जाता है, किसी और को नहीं भेजता है वो, और राजा का शिकार करता है और उसी समय उस शेर की मृत्यु हो जाती है। उसकी पत्नी पिंगला उसको मना भी करती है और उसकी बात को नकार कर वो जंगल जाता है, वो शेर से लड़ाई लड़ता है और विजय प्राप्त कर लेता है। लेकिन राजा भर्तृहरि के मन में ये बात आती है कि वो अपने मंत्री से अपनी पत्नी के पास ये खबर पहुंचाए कि शेर से लड़ाई करते समय उसकी मृत्यु हो गई है। वो अपनी मृत्यु की घोषणा वो रानी पिंगला को भिजवा देता है। तो मंत्री पिंगला को जाकर बताता है कि राजा जब शेर से लड़ रहे थे तो उस समय उनकी मृत्यु हो गई। पिंगला जैसे ही ये खबर सुनती है तो उसकी उसी समय वहीं पर गिरकर मृत्यु हो जाती है। राजा ने ये सब अपनी पत्नी की पतिव्रता परीक्षा है वो लेने के लिए कहा था, लेकिन सच में ऐसा हो जाता है जैसा पिंगला ने कहा था। जैसे ही वो खबर सुनेगी वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। सेम उसी तरीके से होता है, जैसे ही मंत्री रानी को बताता है कि राजा की मृत्यु हो गई है उसी समय वो वहीं पर गिरकर अपने प्राण गवा देती हैं। और ये बात राजा को पता नहीं होती कि राजमहल में ये सब हो गया है। राजा बहुत देर तक इंतजार करता है मंत्री का कि वो वापस आएंगे और बताएंगे कि क्या हुआ, लेकिन मंत्री आ नहीं पाता है। जब मंत्री लौट रहा होता है और राजा भी वापस अपने राजमहल की तरफ लौट रहा होता है, बहुत देर हो जाती है कि मंत्री नहीं आता है, उसी समय में उसको एक मृग दिखता है। यह हमारा तीसरा थर्ड पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। मृग यानी जो हमारे हिरन होता है, वो देखता है शेर का जब शिकार उसने कर लिया, शेर को मार गिराया है, तो जब वो जंगल में जैसे वो हिरन को देखता है तो उसके मन में लालच आ जाता है हिरन का शिकार करने का। इस मोह में आकर मृगनियों द्वारा बार बार निवेदन करने पर भी मृग का शिकार करना था उसको। बाकी जो हिरनियां होती हैं वो उससे निवेदन करती हैं, बार बार रिक्वेस्ट करती हैं मृग का शिकार मत कीजिए। बहुत सारे हिरन होते हैं, उन सारी हिरनियों में सिर्फ एक ही जो था मृग था, यानी एक ही हिरन था, बाकी सारी हिरनियां थी। इसलिए सारी हिरनियां मना करती हैं कि हमारा क्या होगा अगर आप हमारे हिरन का शिकार कर लेंगे तो। लेकिन राजा उनके इन सारी बातों पे ध्यान नहीं देता है और उसका शिकार करने के लिए तैयार हो जाता है। राजा मृग को आहत पहुंचाता है, यानी उसको चोट पहुंचाता है। उसी समय में मृग होता है, वो उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें क्या मिलेगा। और फिर मृगनियों की, और वो अपनी जान की परवाह नहीं कर रहा होता कि मैं मर जाऊंगा, अपने लिए कुछ भी नहीं मांगता। वो सिर्फ और सिर्फ जो मृग होता है वो ये कहता है कि मेरे मरने के बाद जो बाकी की जो मृगनियां हैं और उनका क्या होगा, उनकी भविष्य की वो चिंता करने लग जाता है। जब वो ये देखता है कि मृग मरते समय में भी अपनी पत्नी के बारे में सोच रहा है, बाकी की जो हिरनियां हैं उनके बारे में सोच रहा है, और उसी समय में इस बात का उसके हृदय में बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अब उसको मार चुका था। इसी वजह से उसी समय मृग की मृत्यु हो जाती है और राजा सोचता है कि अब इसका भी देह संस्कार किया जाए। जब वो उसका देह संस्कार कर रहा होता है मृग का, उसी समय में बाकी मृगनियां भी उसी आग में जलकर सती हो जाती हैं। और ये सब देख के राजा के हृदय को बहुत ज्यादा पीड़ा पहुंचती है, उसको बहुत दुख होता है कि उसने क्या कर दिया। इसी पूरे इंसिडेंट के बाद राजा का जो पूरा हृदय है वो परिवर्तित हो जाता है कि वो सोचता है कि उसने बहुत ही गलत काम करा है। अब क्या होता है, जब वो दुखी हो जाता है, पीड़ित होता है उसका मन, तो वो अपने गुरु सखनाथ उसको याद करता है, स्मरण यानी उनको याद करता है। उसी समय में वो वहां पर प्रकट होते हैं और वो सारी चीजें बताता है उनको। और जो उसके गुरु होते हैं वो उसको ये बताते हैं राजा को कि जिस मृग का तुमने शिकार
शिकार करा है वो आम मृग नहीं है, वो बहुत बड़े गुरु गोरखनाथ का मृग था। और जब वो ये सुनता है वो पश्चाताप करने की ओर बढ़ने लग जाता है। वो कहता है कि मैं अपनी गलती की माफी मांगता हूँ, मुझे पश्चाताप चाहिए, कैसे भी कर मुझे उनसे मिला दो। तो गुरु सखनाथ क्या करता है, अपने से बड़े जो गुरु है गुरु गोरखनाथ, उनकी शरण में ले जाता है राजा को। जब राजा वहां पर जाता है तो उनसे माफी मांगता है, अपने कर्मों का पश्चाताप करता है कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, गुनाह किया है, मुझे माफी चाहिए। और उस मृग को वापस से जीवन दान दिया जाए, उसको जीवित कर दिया जाए, उसकी जिंदगी को वापस लौटा दिया जाए। पहले तो गोरखनाथ नहीं मानते हैं, लेकिन बार बार आग्रह करने, बार बार रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाते हैं और वो जो मृग होता है उसको जीवन दान दे देते हैं। मार्गदर्शन से काफी ज्यादा प्रभावित होता है राजा, उनकी शरण से वापस अपने राजमहल लौट ही रहा होता है। उसी समय बीच में उसको ये पता चल जाता है मंत्री के द्वारा, उसकी मृत्यु की खबर सुनकर उसकी पत्नी पिंगला की मृत्यु हो गई है। अब ये खबर सुनकर तो वो बिल्कुल ही बेचैन हो जाता है कि उसने अब क्या कर दिया। जब ये खबर सुनता है कि उसकी पत्नी मर गई है, वापिस से गोरखनाथ के शरण में जाते हैं, उनको बताते हैं कि ऐसा ऐसी बात हो गई है, मेरी पत्नी मेरी मृत्यु की खबर सुनते ही उन्होंने अपने आप को सती कर दिया, यानी वहीं पर उन्होंने अपने प्राणों को गवा दिया। फिर क्या होता है, गोरखनाथ उसकी पत्नी पिंगला को भी जीवित कर देते हैं और इस बात से वो खुश हो जाता है। लेकिन अब राजा का हृदय पूरी तरीके से परिवर्तित हो चुका है। अब वो ये सोचता है कि अपना राजपाट वगैरह को छोड़कर वो राजा सन्यासी बन जाएगा, योगी जीवन जो है उसको स्वीकार करेगा। अब वो वापस महल जाता है, लेकिन जो गोरखनाथ होता है वो उसको बताता है ये जो सन्यासी बनने का जीवन है बहुत कठिन होता है, तुम्हें सभी से भिक्षा मांगनी होगी, सादा जीवन जीना होगा, ये जो वस्त्र तुमने पहने हैं वो नहीं पहनने होंगे, सादे वस्त्र पहनने होंगे। तो राजा इस सब चीजों के लिए तैयार हो जाता है और अपने आप को सिद्ध करने के लिए कि वो सन्यासी बन सकता है, इसलिए वो अपने राजमहल जाता है साधु के भेष में और अपनी पत्नियों से वो भिक्षा मांगता है। जो तीनों उसकी पत्नियां थी, श्यामा, पिंगला और कमला, पत्नी जैसी ही देखती है अपने पति को कि वो सन्यासी बन गए हैं तो वो बहुत ज्यादा दुखी होती है, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से समझाता है अपनी पत्नियों को भी और साथ ही साथ अपनी बहन को भी समझाता है कि वो क्यों बन गया है सन्यासी। तो सब समझ जाते हैं और उसको भिक्षा देते हैं और वो गुरु गोरखनाथ की शरण में वापस पहुंच जाते हैं और अपने आप को सिद्ध कर देते हैं कि वो सन्यासी बन सकते हैं। उनका हृदय जो है वो पूरी तरीके से परिवर्तित हो गया है, कभी भी अब जानवरों का शिकार नहीं करेंगे, ना ही उनको मारेंगे। और जो उनकी पत्नी थी, उन्होंने जो उनकी परीक्षा ली थी उस चीज का भी वो त्याग कर देते हैं, सभी चीज को वो त्याग देते हैं, अपनी पत्नी, अपना राजपाट, शासन वगैरह छोड़कर वो गुरु गोरखनाथ की शरण में आकर सादा जीवन व्यतीत करने लग जाते हैं। तो इस तरीके की हमारी पूरी कहानी थी, जिसको मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताया। हमारा एक लोक नाट्य है उज्जैन का, ये आपको याद रखना है क्योंकि इसको मंच पर दिखाया गया है। ये तो मैंने आपको पढ़कर बताया, बाकी ये काफी पुराने समय में लोगों को दिखाया जाता था मंच पर। प्रतिपाग की बात करें इसकी तो आप ये भी लिख सकते हो पूरा जो मैंने आपको बताया। बाकी शॉर्ट में अगर हम बात करें तो इसमें यही बताया गया है कि राजा के योगी बनने के परिवर्तन पर आधारित है कि राजा किस तरीके से योगी बन जाता है, उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है पूरी तरीके से, और वो पशु पक्षियों के माध्यम से सती प्रथा जैसी कुप्रथा के प्रति ध्यान दिया गया है कि पशु पक्षी भी सती हुआ करते थे और जब पुराने समय में किसी पति की मृत्यु हो जाया करती थी तो उसकी पत्नी भी सती हो जाया करती थी। तो ये पूरी जो स्थिति थी उस समय समाज की हमें दर्शाई गई है सिद्धेश्वरी सेन के द्वारा कि उस समय में ऐसा हुआ करता था। इस पूरे लोक नाट्य को उज्जैन में काफी ज्यादा पसंद किया जाता है जो मंच पर दिखाया जाता है। आई होप ये आपको पूरा लोक नाट्य समझ में आ गया होगा उज्जैन का। निष्कर्ष की बात करें तो इसके अंदर आप यही बता सकते हो कि ये जो हमारा एक लोक नाट्य है बहुत ही प्रसिद्ध लोक नाट्य है। इसकी प्रस्तुतिकरण जो है मंच पर की जाती है, इसको मालवी माच के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर अलग अलग घटनाएं दिखाई गई हैं कि किस तरीके से एक राजा का हृदय परिवर्तन होता है। नेक्स्ट जो हमारा 7th क्वेश्चन है शॉर्ट नोट्स पर है, जिसके अंदर आपको 4 टॉपिक्स दिए गए हैं, उन चारों को आपको एक्सप्लेन करना है। एक एक करके हम इन सभी को समझते हैं। सबसे पहले जो हमारा का है वो है हमारा नाट्य और लोक नाट्य में अंतर। जो हमारा लोक नाट्य होता है वो तो हमने समझ ही लिया, और जो नाट्य जो शुरू से चला आ रहा है इन दोनों में क्या अंतर है। वैसे तो दोनों सिमिलर ही हैं, बस थोड़ा सा ही इसमें एक अंतर है, उसको हम समझते हैं। यहाँ पर परिचय में आपको यही बताया गया है कि जो नाट्य और जो लोक नाट्य है वो भारतीय संस्कृति परंपरा के अभिन्न अंग है। चाहे वो हमारा लोक नाट्य हो गया वो नाट्य हो गया, क्योंकि दोनों ही हमारी संस्कृति और एकता को बढ़ावा देते हैं देश की, इसलिए अभिन्न अंग माने जाते हैं हमारी संस्कृति के। दोनों ही अलग अलग शैलियों, साहित्य और संस्कृतियों को प्रदर्शित करते हैं। जो हमारा नाट्य हो गया है, लोक नाट्य हो गया, दोनों की प्रस्तुत करने की जो शैली होती है वो अलग होती है, उसका साहित्य अलग होता है, उसकी कथा अलग होती है, इसलिए कुछ इसके अंदर अंतर पाए जाते हैं, उसको हम समझते हैं। पहले इन दोनों का हम अर्थ समझेंगे एक एक करके। नाट्य का जो अर्थ होता है पहले उसको समझते हैं। नाट्य एक प्रमुख भारतीय रंगमंच की कला है जो भावना, रस, संगीत और नृत्य
नृत्य के संबंध में समृद्धि के साथ अभिव्यक्ति प्रदान करता है। इसके अंदर रंगमंच यानी कि जितने भी इसके अंदर नाट्य लिखे जाते हैं वो सारे ही नाट्य मंच पर दिखाए जाते हैं, लेकिन जो लोक नाट्य होता है वो सारे ही नाट्य उसके अंदर मंच पर नहीं दिखाए जाते। कुछ ऐसे नाटक होते हैं जो गली नुक्कड़ वगैरह इस जगहों पर भी होते हैं, लेकिन जो हमारे नाट्य होते हैं वो सारे ही नाट्य मंच पर दिखाए जाते हैं और इसके अंदर संगीत, रस, नृत्य ये सारी ही चीज होती हैं। और जो हमारे प्रमुख नाटक माने जाते हैं जैसे कि जात्रा, छाया, नाट्य, तोल, पावा कुट्टू, इस तरीके के कुछ हमारे यहाँ प्रमुख नाट्य हो गए। लोक नाट्य यानी जो लोगों के जीवन से संबंधित चीजों को बताते हैं, जैसे कि लोग जो त्योहार मनाते हैं, जो उत्सव मनाते हैं, उनके जीवन में जो समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं को लेकर एक पूरा नाट्य तैयार करना वो हमारा लोक नाट्य कहलाता है। नाट्य क्या कहलाता है? जो हमारे प्राचीन समय में जो पुरानी कथाएं हो गई हमारी, उस चीज को सब दर्शाते हैं तो वो हमारे नाट्य कहलाते हैं। लेकिन लोक नाट्य में पौराणिक के साथ साथ लोगों के जीवन से संबंधित जो भी समस्याएं होती है उन सब चीजों को दिखाया जाता है लोक नाट्य के अंदर, उसी को हम लोक नाट्य कहते हैं। प्रमुख लोक नाट्य है हमारे गुजरात के भवई, अवध की रामलीला, मालवा के माच, बुंदेलखंड के स्वांगा, कर्नाटक के यक्षगान, बिहार के विदेशिया जो भी हमने पढ़ा है, और केरल की कथकली। तो ये कुछ हमारे प्रमुख लोक नाट्य हैं। हर अलग अलग राज्यों की अलग अलग लोक नाट्य होते हैं, क्योंकि सभी की जो संस्कृति होती है, भाषा होती है, वो अलग अलग होती है। समस्याएं जो होती है समाज की अपने अकॉर्डिंग सबकी अलग अलग समस्याएं होती है, इसीलिए सभी की अलग अलग प्रमुख लोक नाट्य भी बनाए गए हैं। वो हमने देख लिया अलग अलग राज्यों की कौन कौन से प्रमुख लोक नाट्य हैं। अब इन दोनों में अंतर की बात करें, पहला अंतर हमारा क्या पाया जाता है? उत्पत्ति और परंपरा। जो उत्पत्ति की परंपरा है दोनों की अलग है। जो हमारा नाट्य की जो उत्पत्ति होती है वो देव्य रूप में मानी जाती है। देव्य यानी जो पौराणिक कथाओं पे आधारित होती है, पारंपरिक जो स्थितियां हैं उन्हीं चीज को सिर्फ वो अभिनय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है दर्शकों के सामने। लेकिन जो हमारा लोक नाट्य होता है उसके अंदर पौराणिक कथाएं नहीं होती हैं, बल्कि उसके अंदर क्षेत्रवासी हैं, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनसे संबंधित जो भी विषय होते हैं, उनकी समस्याएं होती हैं, उनको प्रस्तुत किया जाता है। उन लोग वासियों से जुड़ी हुई समस्या, उनसे संबंधित चीजें जो दिखाई जाती हैं नाट्य के रूप में, वो हमारा लोक नाट्य कहलाता है। दोनों की जो उत्पत्ति हुई है वो अलग हुई है। नाट्य की उत्पत्ति देवी आधार पर है, लेकिन लोक नाट्य की उत्पत्ति लोगों के आधार पर हुई है। ये आपको याद रखना है। संदेश और उद्देश्य की बात करें, नाट्य का जो संदेश होता है सामाजिक एकता की बात करता है, समाज में पुरानी कथाएं चली आ रही हैं उसको दर्शाता है, मनोरंजन करता है और एक उद्देश्य देके जाता है। लेकिन जो लोक नाट्य का सिंपल उद्देश्य क्या होता है? सामाजिक और रूढ़िवादी समस्याओं का सामना करने का उद्देश्य होता है। इसके अंदर जो समाज में पुरानी जैसी रूढ़िवादियां चली आ रही हैं, जैसे अभी हमने विदेशिया जो पढ़ा था उसके अंदर हमने देखा था, जैसे पुराने समय में एक लड़का और एक लड़की की शादी करवा दी जाती थी, लेकिन जो उसकी विदाई होती थी लड़की की वो कई वर्षों बाद हुआ करती थी। तो एक रूढ़िवादी परंपरा है, वो सही नहीं है। जैसे कि हमने सती प्रथा का देखा था अभी मार्च के अंदर। तो ये कुछ हमारे लोक नाट्य हैं जो पुरानी रूढ़िवादी परंपरा है उनका विरोध में बनाई जाती हैं। समाज के अंदर समस्याएं उसको उजागर करती हैं। महिलाओं के शोषण को उजागर किया गया है विदेशिया में। लोक नाट्य में समाज से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको उजागर करती है हमारी लोक नाट्य। और जो हमारे नाट्य होता है उसका उद्देश्य होता है मनोरंजन के साथ साथ सामाजिक एकता को बढ़ाना। थर्ड पॉइंट की बात करें तो उसके अंदर है हमारा नाटक का विषय अलग होता है और लोक नाट्य का विषय अलग होता है। ये तो हम समझ ही गए होंगे इतना, क्योंकि नाटक का विषय हमारा पौराणिक कहानियों पर ही होता है। जो पुराने समय से जो चलती आ रही हैं कहानियां, उन्हीं को जो है नाटक के रूप में दिखाया जाता है, वो हमारा नाट्य कहलाता है। लोगों की जो समस्याएं होती हैं, जो जनमानस से जुड़ी जो भी घटनाएं हैं, उनको जब प्रस्तुत किया जाता है वो हमारा लोक नाट्य कहलाता है, क्योंकि वो लोगों से जुड़ा हुआ होता है। तो दोनों की शीर्षक जो होता है वो अलग होता है। भाषा शैली की बात करें, नाट्य का जो भाषा होती है वो बहुत ही उच्च स्तरीय होती है, यानी वो इतनी सरल नहीं होती कि आसानी से उसको समझा जा सके। लेकिन लोक नाट्य की जो भाषा होती है वो आम बोलचाल की भाषा होती है। जो स्थानीय जो भाषाएं होती हैं उन्हीं भाषाओं में लोक नाट्य लिखे जाते हैं। लेकिन नाट्य जो होते हैं उसकी भाषा जो होती है वो बहुत ही उच्च होती है, यानी बहुत शास्त्रीय टाइप में उसकी भाषा होती है। इसीलिए नाट्य की भाषा को समझना थोड़ा मुश्किल होता है और लोक नाट्य की भाषा को समझना बहुत ही आसान होता है, सरल होता है, क्योंकि वो अपने व्यक्तिगत अनुभवों पे लिखा जाता है लोक नाट्य। लेकिन नाट्य जो है हमारा पौराणिक कहानियों के आधार पर लिखा जाता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। निष्कर्ष की बात करें तो उसमें यही बताया गया है, हम लिख सकते हैं नाट्य हो गया है, लोक नाट्य हो गया, दोनों ही हमारी भारतीय संस्कृति को बचाए रखने के लिए एक अभिन्न अंग माने जाते हैं हमारे समाज में, क्योंकि इन दोनों से ही क्या हो रहा है, हमारी संस्कृति को संरक्षण मिल रहा है, लोगों को
हमको जानने को मिल रहा है कि आखिर समाज में समस्याएं क्या है, हमारी पुरानी कहानियां कौन कौन सी है, समाज में कैसी कैसी घटनाएं घटित हुई हैं, इन सारी चीजों के बारे में लोगों को जानकारी प्राप्त होती है नाट्य के रूप में। जब लोग नाट्य देखते हैं, इस तरीके से मंच पे प्रदर्शन करते हुए देखते हैं लोगों को, तो काफी आनंद आता है लोगों को। लेकिन आजकल क्या हो गया है, आजकल तो टीवी वगैरह इतने ज्यादा प्रचलन में आ गए हैं, जो ये नाटक वगैरह हैं बहुत ज्यादा सीमित हो गए, इतने ज्यादा हमें देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन पुराने समय में जब टीवी वगैरह इतने नहीं होते थे घर घर में, तो उस समय लोग नाटक देखना ज्यादा पसंद करते थे। इसी का जो हमारा नेक्स्ट खा पार्ट है, मालवा का माच। प्रसिद्ध माच था हमारा राजा भर्तरी वाला, उसको तो हम डिस्कस कर चुके हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन में। बस इसके अंदर हम माच के बारे में पढ़ेंगे। भारत में जो हमारा मालवा का जो माच है, वो लोक कलाओं के अंदर, लोक साहित्य के अंदर, लोक नृत्य, लोक संगीत, लोक मंच, उज्जैन के अंदर इसकी स्थिति जो है बहुत ही अनूठी है, अलग है। और उज्जैन जो मध्य प्रदेश का एक हमारा ये शहर है, उसके अंदर ये बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है मालवा का माच। उज्जैन मालवी बोली और मालवी लोक संस्कृति का केंद्र स्थल है। यहाँ पर बहुत सारे माच लिखे गए हैं, कई सारे मालवा के माच है जो हमारे लोक नाट्य के अंदर आते हैं। अगर हम बात करें इसका उद्भव और विकास किस तरीके से हुआ है, तो इसका उद्भव जो है शिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैन नगरी से मालवा में ढाराढारी खेल के द्वारा हुआ था। इस खेल के अंदर क्या हुआ, इस नदी के किनारे मालवा माच का उद्भव होता है। उज्जैन में लोक नाट्य का उदय होता है, जिसको हम मालवा माच के नाम से जानते हैं। पहले इसके अंदर कृष्ण के चरित्र वगैरह का वर्णन किया जाता था, और वो धीरे धीरे मंदिरों से घटकर गांव और नगरों के खुले मैदानों में भी होने लगा। धीरे धीरे जो इसका विकास है वो बढ़ता ही चला गया, लोग इसको पसंद करते चले गए। इसके अंदर संगीत, काव्य, ये सारी चीजें जो है पाई जाती हैं। माच का जो खेल होता है या जो उसका आयोजन होता है हमारा पूरा, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार बंद होता है, जब बरसात का जब महीना आता है उसमें सिर्फ ये बंद हो जाता है। उसको छोड़कर बाकी और जितने भी हमारे महीने आते हैं, फागुन का, चैत्र का, वैशाख का, ये जितने भी महीने, इन सभी महीनों में हमारा माच का जो आयोजन है वो गांव-गांव, शहरों-शहरों में किया जाता था। अगर अब बात करें हम कि आखिर जो इसका मंच है वो किस तरीके से निर्माण किया जाता है, उसके निर्माण की पूरी क्या प्रक्रिया होती है। मालवा में माच जब प्रदर्शन किया जाता है तो उसके लिए पहले एक मंच रेडी किया जाता है। वो मंच कैसे बनाया जाता है, उसकी प्रक्रिया क्या है वो समझिए। पारंपरिक तरीके से जो प्रदर्शन करना है, जो आयोजन करना है, उससे 15 दिन पहले ही खंबे लगाए जाते हैं चारों तरफ मंच बनाने के लिए, ताकि जो है मंच मजबूत बने। और फिर उस खंबे को लगाकर माच का जो मंडली का जो मुखिया होता है, आगे कुछ गड़बड़ी वगैरह ना हो, इसी आस्था से वो उस खंब की पूजा करते हैं। माच के सदस्यों द्वारा गीतों की कड़ियों या पंक्तियों दोहराई जाती हैं और साथ में ढोल बजाया जाता है। जब ये सारा कार्य हो रहा होता है, खंब वगैरह लगाया जाता है, पूजा होती है, तो माच के जो अन्य सदस्य हैं, माच यानी पूरी हमारी ये मंडली है मालवा के अंदर, जो एक लोक नाट्य दिखाता है, तो वो लोग गीत गाते हैं, अलग अलग पंक्तियां दोहराते हैं, ढोल बजाते हैं, क्योंकि ये सारी जो चीजें हैं वो खुशी को दर्शा रही होती हैं। हरा धनिया और गुड़ और आम के पत्ते जैसी पूजन सामग्री के साथ जो है पूजा विधि संपन्न किया जाता है, और उसका निर्माण फिर शुरू कर दिया जाता है मंच बनाने का, जिसके अंदर लकड़ी के तख्तों और बल्लियों के सहारे 9, 11, 15 फुट ऊंचा जो है पूरा मंच बनाया जाता है, जिसपे जो पूरा वो नाट्य है किया जा सके। और फिर वो मंच तैयार होने के बाद उस पे पूरा आयोजन किया जाता है, जो लोग देखते हैं। अब इसका प्रदर्शन किस तरीके से होता है, इसको लोग देखते कैसे हैं? पूजा होने के बाद मंच बनाया गया बल्ली पट्टियों से, तख्त से, उसके बाद इसका प्रदर्शन में मंडली के जितने भी सदस्य होते हैं वो माच का प्रदर्शन करते हैं। जिस भी विषय पर उन्होंने अपना पूरा एक लोक नाट्य तैयार किया होता है, नाटक, उसको वो दर्शाते हैं लोगों के सामने। एक और ढोलक बजाने वाले, सारंगी बजाने वाले, हारमोनियम बजाने वाले कुर्सी पर बैठे होते हैं। बीच में सभी लोग प्रदर्शन दे रहे होते हैं। मंच के बिल्कुल पीछे जो है गायक कलाकार बैठे होते हैं, जो पात्र के जो भी बोल होते हैं, संवाद वगैरह होते हैं, उनको दोहराने का काम करते हैं, जिनको हम तेग झिलना कहते हैं। माच का जो पूरा आयोजन है, इसका जो प्रदर्शन है, वो रात के पहले पहर से शुरू होकर सुबह तक चलता है, क्योंकि इसके अंदर काफी बड़ी एक पूरी कथा होती है। अब जो इसकी शुरुआत होने वाली है, जैसे सभी लोगों को पता चल जाए नाट्य हमारा लोक नाट्य वो स्टार्ट होने वाला है, इसीलिए ढोलक बजाकर जो इस खेल का या इस आयोजन के बारे में बता दिया जाता है, संकेत दिया जाता है लोगों को कि ये शुरू होने वाला है, ताकि जो भी लोग देखना चाहते हैं इसको, वो आकर जल्द से जल्द वहाँ पर इकट्ठा हो जाएं और बैठ जाएं सामने
कुर्सियों पर या दरियों पर। अब पात्रों के द्वारा प्रदर्शन शुरू किया जाता है। सबसे पहले पात्र अपना नाट्य शुरू नहीं करते हैं, बल्कि सादी सी वेशभूषा में आते हैं और सामूहिक रूप से देवी देवताओं की वंदना करते हैं, यानी उनकी पूजा करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। फिर उसके बाद वो दूसरी तरफ जाकर अपनी वेशभूषा को बदलते हैं और जो उनको पात्र मिले हैं उसके अकॉर्डिंग वो अपनी वेशभूषा तैयार करते हैं। फिर वो स्टेज पर आते हैं, मंच पर आते हैं और अपना प्रदर्शन दिखाते हैं। सभी पात्र अपने अपने पात्रों की प्रस्तुति करते हैं, एक एक कर जो भी उनको रोल दिया गया होता है उसको वो दिखाते हैं। तो इस तरीके से हमारा पूरा माच है वो प्रदर्शित किया जाता है। आखिर जो मालवा का जो माच है उसकी क्या क्या विशेषता है? विशेषता में सबसे पहला पॉइंट यहाँ बताया आपको कथानक, यानी उसकी जो कथा वस्तु होती है वो पौराणिक होती है। जैसे हमारा महाभारत, रामायण, भगवत, जो भी हमारी पुरानी कथाएं हैं उनका एक एक भाग लेकर, जैसे अगर हम रामायण की बात करें तो उसके अंदर भरत राम का मेल हो गया आपका, या राम जी का जो 14 साल का वनवास है उस चीज को दिखाया जाता है एक एक पार्ट कर मंच पर। वो हो गया जैसे श्री कृष्ण जी के लीलाओं को दिखाना, ये सारी चीजें कथा वस्तु के अंदर आती है। जैसे सावित्री सतवान के बारे में हमने पढ़ा था अभी ऊपर कि किस तरीके से वो पतिव्रता स्त्री बनकर अपने पति की जान बचाती है, तो ये भी हमारा एक लोक नाट्य है, माच है हमारा। पिंगला के बारे में भी पढ़ा था, वो भी अपनी पतिव्रता या सती प्रथा जैसी स्थिति को दर्शाती है कि वो अपने पति की मृत्यु सुनते ही खुद भी अपने प्राणों को गवा बैठती है। हीर रांझा, ढोला मारनी, ये कुछ ऐसे हमारे कथाएं हैं जिनके ऊपर हमारे माच तैयार किए जाते हैं। पुरुष महिला सभी इसके अंदर पात्र होते हैं। साथ ही साथ पशु पक्षी पात्रों को दिखाने के लिए जो मनुष्य होते हैं वही उनके मुकुट वगैरह को धारण कर अभिनय शुरू करते हैं। ये इसकी कुछ हमारी विशेषताएं हो गई। संवाद के अंदर जो प्रश्न वगैरह पूछे जाते हैं, एक दूसरे से बातचीत की जाती है, यही होता है। क्योंकि इसके अंदर ऐसा तो कुछ नहीं है सब लोग चुपचाप बैठे आपस में नाटक हो रहा है, ऐसा नहीं होगा ना। आपस में बातचीत करनी पड़ेगी, प्रश्न करने पड़ेंगे। हाँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, जैसे हमने अभी अपना वो पढ़ा था विदेशिया, वो अपनी पत्नी से बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, उसकी पत्नी मना करती है। ये सारी पूरी नाटक करके दिखाया गया होगा मंच पर। मालवी की जो भाषा होती है वो मारवाड़ी मेवाड़ी शब्दों का इसके अंदर समावेश होता है, यही इसकी हमारी प्रमुख विशेषताएं मानी जाती हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं निष्कर्ष के रूप में कि जो हमारा मालवी माच है बहुत ही महत्वपूर्ण लोक नाट्य है उज्जैन का, जो आज भी हमारे मनोरंजन का साधन बना हुआ है हमारे समाज के लिए। नेक्स्ट जो हमारा गा है उसके अंदर है हमारा उत्तर प्रदेश की नौटंकी। इसके अंदर इंट्रोडक्शन में आपको बताया गया है सार्वजनिक मनोरंजन के लिए नौटंकी जैसी विधा का उपयोग भारत के उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान जैसे राज्यों में बहुत ज्यादा प्रचलित था। बहुत पुराने समय में जब टीवी, टेलीविजन, नेट वगैरह नहीं हुआ करते थे, उस समय में नौटंकी जो है इन राज्यों में बहुत ही प्रचलित हुआ करती थी, जो सार्वजनिक मनोरंजन का एक तरीका था, यानी सभी को इसको देखने में एंटरटेनमेंट होता था। उत्तर प्रदेश में नौटंकी का प्रचलन अधिक है, लेकिन बाकी अन्य राज्यों से ज्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर नौटंकी जो है वो बहुत अधिक प्रचलित है। और उत्तर प्रदेश में दो बड़े शहर हैं, कानपुर और हाथरस। इन दोनों ही शहरों में नौटंकी की जो शैली है वो प्रमुख देखने को मिलती है। और इस नौटंकी के जरिए मनोरंजन के साथ साथ सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संदेशों को देने का मौका प्रदान करते हैं। नौटंकी दिखाई जाती है अलग अलग जगहों पर, उससे मनोरंजन भी होता है और साथ ही साथ सांस्कृतिक संदेश मिलता है, सामाजिक, धार्मिक, ये सारे ही संदेश जो है नौटंकी के जरिए मिलते हैं अन्य लोगों को। नौटंकी की अगर अर्थ की बात करें तो इसके अंदर जो भी कहानियां, जो भी घटना को दिखाया जाता है उसको नृत्य कर यानी डांस कर और गा कर या अभिनय कर ही किसी भी किस्से को सुनाया जाता है, अन्य लोगों के सामने इसको प्रस्तुत किया जाता है और ये बहुत ही प्रसिद्ध लोक नाट्य माना जाता है। ये तो सिर्फ हमारे नौटंकी की बात होगी। अगर हम अब उत्तर प्रदेश की नौटंकी की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर नौटंकी हिंदी लोक नाट्य के लिए बहुत ही ज्यादा रोचक रंगमंच माना जाता है। यानी उत्तर प्रदेश में हमारा जो लोक नाट्य है, ये जो कला है हमारी बहुत ही ज्यादा लोगों के द्वारा पसंद की जाती है, क्योंकि ये मंच पर दिखाई जाती है। यहाँ की नौटंकी संगीत से मिली होती है, जिसमें छंदों को गाकर और ढोलक के साथ प्रस्तुत किया जाता है। जो भी उनके संवाद होते हैं, जो भी उनको पंक्तियां बोलनी होती हैं, पात्रों को गाकर बोला करते हैं। अगर इसके उद्भव की बात करें तो इसका उद्भव 19वीं शताब्दी के अंत में हुआ था और नौटंकी के प्रमुख केंद्र में हाथरस नामक जगह पर आकर्षक शैली को और ज्यादा महत्व मिला। जब 19वीं सदी के अंत में जब हमारा नौटंकी की स्टार्टिंग हुई, इसकी शुरुआत हुई, तो सबसे ज्यादा कहाँ पर इसको महत्व मिला? हाथरस में, जो हमारा किसके अंदर आता है? उत्तर प्रदेश के ही अंदर हमारा ये आता है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ हाथरस में ही नौटंकी का विकास नहीं हुआ, बल्कि मध्य और पश्चिम दोनों ही जगहों पर ये लोकप्रिय होती गई, लोगों के द्वारा पसंद की गई। इसीलिए इसकी दो शैलियां निकल कर आई, एक हाथरस की शैली और दूसरी हमारी कानपुर की शैली। इन दोनों ही जगहों पर नौटंकी है वो प्रमुख मानी
मानी जाती है। हाथरस शैली की बात करें, इसके अंदर यही आएगा हमारा कि जो हमारी 19वीं शताब्दी के अंत में नौटंकी की शुरुआत होती है। हाथरस में सबसे पहले श्री मुरली लाल ने नौटंकी की शुरुआत करी थी। मुरलीधर, हरनारायण, नथाराम जैसे लोगों का नौटंकी लिखने और करवाने में योगदान महत्वपूर्ण रहा। उस समय में ये कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने नौटंकियां लिखी और साथ ही साथ इसको प्रस्तुत भी किया लोगों के सामने, जो बाकी लोगों के द्वारा काफी ज्यादा पसंद की गई। इसलिए ये जो परंपरा है वो चलती चली गई और आज भी कई लोग जो है इसको काफी ज्यादा पसंद करते हैं। अगर कानपुर में नौटंकी के विस्तार की बात करें तो उसके अंदर हमारा ये आएगा, कानपुर में सबसे पहले जो औद्योगिक नगर थे कानपुर के अंदर, जहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां वगैरह हुआ करती थी, शहर जो थे, वहां पर नौटंकी का विकास होता है 1910 और 1930 में। ये हमारा कुछ टाइम पीरियड है जिस समय में कानपुर के अंदर नौटंकी का विकास हो रहा था। श्री कृष्ण पहलवान की नौटंकियां लोकप्रिय हुई थी उस समय में, जिसमें स्त्री पात्रों का प्रवेश मुख्य रूप से शामिल किया गया था, क्योंकि पहले जो है स्त्रियों को ऐसी जगहों पे काम करना सेफ नहीं माना जाता था और उनको घर के ही काम के लिए ठीक माना जाता था। इसीलिए जब स्त्रियों ने इसमें प्रवेश किया तो इसकी मुख्यता बढ़ गई। लेकिन समाज के अंदर कुछ लोग जो थे उन्होंने महिलाओं के प्रवेश का विरोध करा कि महिलाएं ऐसी जगहों पे काम ना करें, नौटंकी वगैरह में ये सही नहीं है, हमारी ये संस्कृति नहीं है। उन लोगों का ऐसा कहना था, जो बाकी लोग विरोध कर रहे थे महिलाओं के प्रवेश का। इसीलिए कानपुर के अंदर नौटंकियां जो है बंद होती चली गई। धीरे धीरे शहरों से बंद होते होते ये गाँव की ओर बढ़ना चालू हो गई थी। यानी अब कानपुर के जो गाँव वगैरह थे, कस्बे वगैरह थे, वहाँ पर हर गली गली में मंच वगैरह बनाकर लोगों को ये दिखाया जाता था। जैसे अगर वहाँ पर कोई शादी है, कोई उत्सव है, मेले लगे हैं, त्योहार है, विवाह है, कुछ भी है, तो वहीं पर जो है नौटंकी की प्रस्तुति की जाती थी और लोगों को काफी ज्यादा पसंद आती थी। और उत्तर प्रदेश की नौटंकी की अगर विशेषताओं की बात करें तो उसके अंदर नौटंकी का जो मंच होता है पहली विशेषता है, क्योंकि जो नौटंकी का मंच है वो किसी लकड़ी वगैरह से नहीं बना होता है, बल्कि इसको चबूतरे पर किया जाता है। एक बड़ा सा चबूतरा होता है सार्वजनिक, जहाँ पर सभी लोग इकट्ठा होते हैं, दरियों पर बैठते हैं और इस पूरे नौटंकी को देखते हैं। कथानक, अगर इसकी कथा की बात करें, आखिर इसका विषय क्या हुआ करता था, तो जो पुराने समय में जैसे लैला मजनू हो गए, सुल्ताना डाकू हो गई, शकुंतला, हरिश्चंद्र या नल सहनीति, ये कुछ ऐसे हमारे प्रमुख कथा रही हैं जिनको नौटंकी के रूप में उत्तर प्रदेश में दिखाया जाता था हाथरस और कानपुर के अंदर। और अगर पात्र की बात करें कि जो कैरेक्टर क्या मिलता था, शुरू में तो सिर्फ और सिर्फ पुरुषों को ही प्रवेश करने की आप कह सकते हो आजादी थी, सिर्फ पुरुष ही नौटंकी में काम किया करते थे। लेकिन धीरे धीरे महिलाओं ने भी प्रवेश करना शुरू कर दिया था। जैसे मैंने आपको बताया ना कि कुछ लोगों ने विरोध करा था, वहां से बंद होकर गाँव में चली गई, लेकिन धीरे धीरे कर महिलाओं ने प्रवेश करना शुरू कर दिया था। और उनको क्या क्या कैरेक्टर मिलते थे, जैसे राजा बनना है, योद्धा बनना है, धार्मिक चरित्र या अन्य पात्र जो है उनको दिए जाते थे। अलग अलग सबके कैरेक्टर हुआ करते थे। महिला पात्रों में अगर प्रमुख महिलाओं की बात करें जिन्होंने नौटंकी में प्रसिद्धि हासिल करी है, पहला नाम आता है हमारा गुलाब बाई और हाथरस की कृष्णा। ये कुछ हमारी कुशल अभिनेत्री रही है नौटंकी के अंदर जिन्होंने प्रसिद्धि हासिल करी है। वेशभूषा की बात करें, वेशभूषा के अंदर जो उनको पात्र दिए जाते थे, राजा के मिला है तो राजा के अकॉर्डिंग उनको तैयार होना होगा। अगर किसी योद्धा का मिला है तो योद्धा के जैसे कपड़े होते हैं, तलवार होती है, उस तरीके से उनको तैयार होना होगा। जो भी उनको पात्र दिया जाता था महिला या पुरुष को, वो उसी के अनुसार तैयार होते थे, चमकदार कपड़े पहनते थे, भड़कीले रंग के कपड़े पहनते थे। उनका पात्र जो है और ज्यादा लोगों को आकर्षित कर पाए, आकर्षण पाने के लिए वो इस तरीके के कपड़ों का प्रयोग किया करते थे नौटंकी के अंदर। संगीत में बात करें तो जो भी नौटंकी होती है हमारी, वो संगीत के माध्यम से ही प्रस्तुत की जाती है, गा कर ही उसको बताया जाता है और डांस किया जाता है और साथ साथ में लोगों को संदेश दिया जाता है। ढोलक बजाई जाती है, शहनाई बजाई जाती है। ये कुछ हमारे संगीत के उपकरण नौटंकी के अंदर प्रयोग किए जाते हैं। भाषा की अगर हम बात करें नौटंकी के अंदर, तो भाषा बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा होती है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर अगर दिखाया जा रहा है और अगर उसकी भाषा उनके अकॉर्डिंग नहीं होगी तो लोग उसको देखना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए नौटंकी की जो भाषा होती है वो बिल्कुल ही आम बोलचाल की भाषा होती है, ताकि लोग जो है इसको आसानी से समझ पाए और ज्यादा से ज्यादा वो लोकप्रिय हो पाए। इसी वजह से उस जमाने में जो नौटंकी है वहाँ के लोगों के द्वारा बहुत ज्यादा पसंदीदा आप कह सकते हो लोक नाट्य माना जाता था। उसके अंदर जो शब्द वगैरह होते थे हमारे, वो उर्दू भाषा के, हिंदी के, संस्कृत के, इन सभी भाषा के शब्दों का मेल जोल होता था हमारे नौटंकी के अंदर। तो इस तरीके से निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश की नौटंकी है वहाँ के निवासियों के द्वारा, वहाँ के लोगों के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। आज भी लोग जो उसका संरक्षण कर रहे हैं, उनको पसंद करते हैं, क्योंकि नौटंकी के द्वारा लोगों का अच्छा खासा मनोरंजन हो जाता है और साथ ही साथ में उनको कई सारी चीजें जो है जानने को मिलती है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट।
नेक्स्ट जो हमारा घ पार्ट है, रासलीला। रासलीला के बारे में मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन में भी बताया था, जिसके अंदर कृष्ण से संबंधित जो नृत्य, जो लोक नाट्य होते हैं, उसको हम रासलीला कहते हैं। इंट्रोडक्शन में हमें बताया गया है लोक नाट्य एक प्रमुख भारतीय नृत्य और सांस्कृतिक कला का हिस्सा है। हमारा रासलीला सांस्कृतिक धरोहर को प्रकट करता है। हमारी रासलीला जो कृष्ण भगवान की रासलीला की कथा पर आधारित है। कृष्ण से संबंधित जो भी हमारी लीलाएं हैं, चाहे वो राधा से प्रेम हो गया, गोपियों के साथ जो लीलाएं करते थे, बातचीत करा करते थे, हंसी ठिठोली, उन सारी चीजों का वर्णन नाट्य के रूप में किया जाता है, उसको हम लोक नाट्य कहते हैं। तो ये हमारी एक सांस्कृतिक धरोहर है जो हमारे उत्तर प्रदेश में काफी फेमस है। अगर हम रासलीला नाट्य की बात करें तो उसके अंदर वास्तविक इसका अर्थ यही होगा, हमारा नृत्य, गान एवं अभिनय तीनों ही कलाओं के समावेश से हमारी रासलीला पूरी प्रस्तुत की जाती है। क्योंकि जो भी इसके अंदर पात्र होते हैं वो कृष्ण की तरह पहले वेशभूषा को धारण करते हैं, गोपियों की तरह, राधा की तरह, फिर नृत्य करते हैं। इसमें आप देख सकते हो किस तरीके से हम नृत्य कर रहे हैं। तो डांस वगैरह कर कर, गा कर यह अभिनय पूरा किया जाता है, जब जाकर एक पूरा रासलीला जो है तैयार हो पाता है। भगवान श्री कृष्ण के साथ गोपियों के मधुर नृत्य लीलाओं से है। तो जो भी कृष्ण ने गोपियों के साथ लीलाएं करी हैं, मजाक करा है, उनके साथ डांस वगैरह करा है, नृत्य करा है, उन सभी का विषय बनाकर जो है हमारा रासलीला नाट्य को प्रस्तुत किया जाता है लोगों के सामने, जिसमें गोपिकाएं भगवान कृष्ण के साथ रास रंग में नृत्य कर रही हैं, डांस कर रही हैं। इसे रासलीला कहा जाता है क्योंकि यह नृत्य भगवान कृष्ण के साथ गोपियों के बीच एक प्रेम रस की अनुभूति को दर्शाता है। जितनी भी गोपियां हैं वो कृष्ण से प्रेम करती हैं और साथ ही साथ उनकी भक्ति करती हैं। रासलीला जो नाट्य है हमारा उत्तर प्रदेश का प्रमुख धार्मिक लोक नाट्य के रूप में माना जाता है, क्योंकि ये धर्म से जुड़ा हुआ है हमारे कृष्ण भगवान जी से, इसीलिए उनकी लीलाओं को दिखाया जाता है। इसलिए लोक नाट्य एक प्रमुख लोक नाट्य माना जाता है हमारे उत्तर प्रदेश का। राधा कृष्ण की प्रेम लीलाएं इसका प्रमुख विषय होता है। किस तरीके से कृष्ण जी और राधा जी एक दूसरे से प्रेम क्या करते थे, घनिष्ठ प्रेम था दोनों के बीच में, उनकी लीलाओं को दर्शाया जाता है रासलीला के अंदर। ये नाट्य प्रदर्शन हर रात मथुरा और वृंदावन के मंदिरों के प्रांगण में होता है। लीला शाम को जो है शुरू होती है और देर रात तक ये पूरी लीला जो है वो चलती रहती है। जितने भी भक्त होते हैं रासलीला को देखने आते हैं, बहुत ही चाव से इस पूरे रासलीला को देखते हैं। उनको काफी ज्यादा पसंद है कृष्ण जी की लीलाओं को देखना। वहाँ पर सभी बिल्कुल इस तरीके से रहते हैं कि वो भक्ति में एकदम लीन हो गए हैं। दर्शक जो बाल कृष्ण की शरारतों पर स्नेह पूर्वक मुस्कुराते हैं। जिस व्यक्ति को ये पात्र मिला है कि वो बाल कृष्ण की शरारतों को दिखाए, किस तरीके से वो शरारतें किया करते थे, उन शरारतों को देखकर जितने भी दर्शक होते हैं वो बिल्कुल धीमे धीमे से मुस्कुराते हैं स्नेह पूर्वक। किशोर जो कृष्ण होते हैं उनका और राधा के बीच में लीलाएं हैं, उनकी प्रेम को जब दिखाया जाता है तो रोमांचित होते हैं, और जब विरह प्रसंग दिखाए जाते हैं राधा और कृष्ण की, तब जो दर्शक हैं वो रो पड़ते हैं। यानी वो उतना लगाव करते हैं कृष्ण भगवान जी से कि जब उनको हंसते हुए दिखाया जाता है तो वो हंसते हैं, उनकी लीलाओं को दिखाया जाता है तो ध्यान पूर्वक देखते हैं, समझते हैं, और जब उनके विरह यानी बिछड़ने की प्रसंग को दिखाया जाता है तो दर्शक जो है वो रो पड़ते हैं। उनके अभिनय का उद्देश्य कृष्ण राधा के दर्शन कराना है। जो अभिनय पूरा किया जाता है कृष्ण की लीलाओं को दिखाने का, उसका मेन उद्देश्य वहाँ पे आए लोगों को कृष्ण और राधा जी के दर्शन कराना। रासलीला की अगर हम उत्पत्ति की बात करें, यही बताया गया हमारा भगवत पुराण है, उसके अंदर कृष्ण के गोपियों के साथ रास नृत्य करने का सुंदर वर्णन किया गया। किस तरीके से कृष्ण जी जो है गोपियों के साथ रास नृत्य किया करते थे, उसी रास नृत्य को लेकर जो है कई सारी लीलाएं नाट्य के रूप में लोगों को दिखाया जाता है। 14वीं शताब्दी के बाद से वैष्णव भक्तों और आचार्यों ने क्या करा, कृष्ण के किशोर जीवन जब वो लीलाएं कर रहे थे गोपियों के साथ, नाट्यता को रस नृत्य के साथ जोड़ दिया और उसे रासलीला कहा। यानी उनके किशोर जीवन और जो भी उन्होंने लीलाएं करी हैं उसको एक साथ में जोड़ दिया और उसी को रासलीला कहा गया। 15वीं-16वीं शताब्दी में ब्रज भूमि में रास की इस परंपरा को सूरदास जी ने, सूरदास बहुत बड़े भक्त माने जाते हैं हमारे कृष्ण भगवान के, नंददास हो गया, ब्रिजवासी दास जी हो गए, इन सभी ने रासलीला की जो परंपरा थी आगे बढ़ाया, समृद्ध करा। उन्होंने कई सारे काव्य लिखे और संगीत पद लिखे, छंद लिखे, फिर इससे जो हमारी रासलीला है उसको समृद्धि प्राप्त हुई। बचपन के जीवन की लीलाएं जैसे दान लीला, मानस लीला, माखन चोरी आदि का अभिनय किया जाने लगा। फिर इसको नाटक के रूप में, लोक नाट्य के रूप में लोगों के सामने दिखाया जाता था। मथुरा वृंदावन में रासलीला, मथुरा वृंदावन में रासलीला की विभिन्न मंडलियां हैं, यानी अलग अलग समूह बने हुए हैं जो रासलीला का प्रदर्शन करती हैं ये मंडलियां, और ये अलग अलग जगहों पर घूम घूम कर गाँव में, शहरों में रासलीलाओं का
प्रदर्शन करती हैं, लोगों को बताती हैं कि किस तरीके से कृष्ण भगवान जी रास नृत्य करा करते थे गोपियों के साथ, राधा के साथ किस तरीके का प्रेम था। इससे लोगों को कृष्ण जी के बारे में जानने को मिलता है जब वो ये लीलाओं को देखते हैं नाट्य के रूप में। मंदिरों में विभिन्न पर्वों पर इन मंडलियों को बुलाया जाता है। जब कोई भी बड़ा पर्व त्योहार वगैरह होता है तब इन मंडलियों को मंदिर में बुला लिया जाता है। वृंदावन और मथुरा के जो बड़े बड़े मंदिर हैं वहाँ के प्रांगण में फिर ये रासलीला दिखाते हैं। कई बार जो बड़े बड़े घर होते हैं वो अपने घर पर बड़े बड़े उत्सव या त्योहारों या शादी ब्याह में मंडलियों को बुलाते हैं और रास लीलाओं को करवाते हैं और बाकी सारे लोग भी इसको बड़े ही मनोरंजन के साथ देखते हैं। गाना बजाना भी होता है। रासलीला जो उस समय हुआ करती थी उस समय में लड़कियों को मंडली में नहीं रखा जाता था, बाद में शामिल किया गया लड़कियों को। रासलीला वगैरह अगर आपने देखी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो लड़कियों को पहले शामिल नहीं किया जाता था, सिर्फ लड़के ही जो है सारे रोल निभाते थे, चाहे वो राधा का हो गया या गोपियों का हो गया। उस तरीके से वो अपनी वेशभूषा को बना लेते थे और फिर वो राधा जी बन जाते थे या गोपी बन जाते थे और कृष्ण भी बनते थे। इन पात्रों को स्वरूप कहते हैं। जो भी कृष्ण बनते हैं या राधा बनते हैं, गोपियां बनती हैं, वेशभूषा धारण करने के बाद स्वरूपों में ईश्वर का वास माना जाता है। मुकुट लगाते हैं, धोती पहनते हैं, बांसुरी ले लेते हैं, इसलिए उनको जमीन पर पांव भी नहीं रखने दिए जाते हैं। मंच पर उठाकर उनको गोद में लेकर ले जाया जाता है और सभी लोग बहुत ही ज्यादा सम्मान करते हैं। लीला की शुरुआत कृष्ण और राधा की आरती से होती है। इसके लिए कृष्ण और राधा को एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा दिया जाता है। जिनको ये रोल मिला होता है कृष्ण और राधा का, ऊंचे मंच पर बैठ जाते हैं और बाकी लोग जो है कृष्ण और राधा की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। फिर बाद में जाकर रासलीला शुरू होती है। कृष्ण भक्त कवियों के भक्ति पूर्ण पदों का गायन रासलीलाओं में किया जाता है। जितने भी हमारे कृष्ण भक्ति के जो कवि रहे हैं हमारे, चाहे सूरदास जी हो गए हमारे या नंददास जी हो गए, इनके जो काव्य रहे हैं, जो भी इनके पद रहे हैं, उनको गाया जाता है रासलीलाओं के अंदर जब नाट्य शुरू किया जाता है। झांकी के पश्चात जब झांकी निकल जाती है उसके बाद सबसे पहले रास नृत्य होता है। इमेज मैंने आपको दिखा रखी है। इस तरीके से पहले ये वाला नृत्य किया जाता है। देन उसके बाद जो माखन चोरी हो गया, बाकी और अदर जो भी लीलाएं हैं कृष्ण जी की, उन लीलाओं को दिखाया जाता है। कृष्ण, राधा और गोपिकाएं मिलकर नृत्य करते हैं साथ में और एक साथ डांस वगैरह करते हैं। घुंघरूओं की आवाज जो है बहुत तेज तेज से आती है। सभी लोग इसको बहुत ही आराम से देख रहे होते हैं और कृष्ण भक्त कवियों से लेकर भारत तेंदु, हरिश्चंद्र, जितने भी ब्रज भाषा में जो भी पद वगैरह लिखे गए हैं उन सभी का गायन जो है लोग करते हैं। सबसे पहले जो कृष्ण भक्ति के जो पद लिखे गए हैं उनको गाया जाता है। फिर धीरे धीरे कर कृष्ण भक्ति के ऊपर ब्रज भाषा के अंदर जो भी पद वगैरह लिखे गए हैं उन सभी पदों का गायन किया जाता है, उनको बोला जाता है और सभी लोग आनंद पूर्वक इस पूरी रासलीला को देखते हैं। रासलीला इस प्रकार समुचे ब्रज भूमि की सांस्कृतिक और दार्शनिक अभिव्यक्ति करती है। जो रासलीला है वहाँ की ब्रज भूमि जो है संस्कृति को दिखाती है, दर्शाती है, उसको बताती है और ब्रज भूमि के बाहर भी उसकी लोकप्रियता बनी हुई है। जो रासलीला है सिर्फ हमारे मथुरा और वृंदावन में ही नहीं पसंद की जाती बल्कि देश भर में इसको काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। लोग कृष्ण जी की लीलाओं को देखना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। आप ये निष्कर्ष के रूप में लिख सकते हो। आई होप यहाँ पर मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं वो सारे ही क्वेश्चन आंसर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर इस वीडियो को देखने के बाद ये नोट्स को अच्छी तरीके से पढ़ लोगे तो आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो इस नोट्स को जरूर परचेज कर लीजिएगा। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिएगा और सभी जगह इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी ही वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।